नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट का डिटेल में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है मन में कि ये स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लगते किस पे हैं। ये जो स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट है किस पे लगते हैं? ये लगते हैं अदर एश्योरेंस सर्विस पर। किस पे लगते हैं? अदर एश्योरेंस सर्विस पर। अब डाउट ये आता है कि सर ये अदर एश्योरेंस सर्विस क्या होती है? तो ये क्या होती है, जब सीए क्या करता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, किस पे? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपनी एश्योरेंस देता है तो उसे बोला जाता है अदर एश्योरेंस सर्विस, और उस पर क्या लगते हैं? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लगते हैं। तो अब आइए अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो मैंने आपको एक तरह से बेसिक बता दिया। इसमें देखो 3 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम, SAE 3400, SAE 3402 और SAE 3420। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं SAE 3400। क्या नाम है इसका? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या, और ये कैसे पता चलेगा कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ मीनिंग पर कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो क्या होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? तो वो इवेंट्स जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके बेस पे अगर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब उन इवेंट्स के बेस पर जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? आने वाले टाइम में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है। और उनके बेस पे अगर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, मान लो कैश फ्लोज बनाए जाते हैं, प्रोस्पेक्टिव सेल्स बनाए जाते हैं, प्रोस्पेक्टिव P&L बनाया जाता है, तो ये सब क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उन इवेंट्स के बेस पे इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, अभी तक हुए नहीं है। इस कारण से यहाँ पे ये क्या है? ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये अपनी क्या है? ये क्या है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस कारण से ये क्या है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मैंने रीजन भी बता दिया। तो हमने PFI की मीनिंग देख ली कि वो इवेंट जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं और इन इवेंट्स के बेस पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है तो उनको क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। अब बताया गया यहाँ पे कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ये फोरकास्ट की फॉर्म में भी हो सकती है या फिर प्रोजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। या तो फोरकास्ट हो सकती है या फिर प्रोजेक्शन। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है फोरकास्ट। एक एग्जांपल ले तो मान लो कि जो प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लोज बनाए जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर सेल्स या फ्यूचर P&L, वो बेस्ट अजम्पशन के बेस पे बनाए जा रहे हैं, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन के बेस पे बनाए जा रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? फोरकास्ट बोला जाएगा। अब आप बोलोगे सर बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन क्या होती है? मतलब उनके बेस पर जो कि मैनेजमेंट को लगता है कि ये तो होगा ही होगा, वो अजम्पशन, वो एस्टिमेट जो कि मैनेजमेंट को लगता है कि ये तो होंगे ही होंगे, उनके बेस पे जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फोरकास्ट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? फोरकास्ट। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो एंटिटी है, एक क्या है? एंटिटी। उसने क्या करा? अपने पास्ट ट्रेंड के बेस पर क्या बनाई? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई। पास्ट ट्रेंड उसका क्या चल रहा था? पास्ट ट्रेंड था कि उसकी 8 to 10% क्या होती है? 8 to 10% सेल्स में ग्रोथ होती है। 8 to 10% सेल्स में ग्रोथ होती है। तो इसने जब अपनी नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखाई ना, नेक्स्ट ईयर की इसने सेल्स दिखाई, तो इसने क्या कर दिया? 10% ग्रोथ की क्या ले ली? एजम्पशन ले ली। ये क्या ले ली? इसने एजम्पशन ले ली। अब बताओ ये क्या है? 10% जो इसने एजम्पशन लिया, ये क्या है? बेस्ट एस्टिमेट है। बेस्ट एस्टिमेट कैसे है? क्योंकि इस एंटिटी ने क्या देखा, मैनेजमेंट ने क्या देखा, हमारा पास्ट ट्रेंड क्या है? 8 to 10% हमारी सेल्स की ग्रोथ होती है। पास्ट ट्रेंड ने देखा कि पिछले 5 सालों से हमारी क्या होती है, जो सेल्स है वो 8% से या 10% तक ऐसे इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट ईयर सेल्स में भी कितनी दिखा दी ग्रोथ? 10% ग्रोथ दिखा दी। तो यही क्या है? ये है बेस्ट एस्टिमेट। तो इसे क्या बोला जाता है? फोरकास्ट। अब आपके मन में एक डाउट भी आ सकता है कि सर ये PFI बनाते क्यों हैं? वैसे तो देखो डिटेल में होती है, लेक्चर में बात होती है, डिटेल लेक्चर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक एंटिटी, मान लो कोई बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रही है, उसको बहुत बड़े अमाउंट का लोन चाहिए। एंटिटी को क्या चाहिए? बड़े अमाउंट का लोन चाहिए। तो बैंक के पास गई कि हमें लोन दे दो, तो बैंक बोलेगा मैं कैसे लोन दे दूँ? तो बैंक तो क्या कर लेगा? एक तो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनवा लेगा और बोलेगा तुम ये क्या दो, मुझे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना के दो कि तुम्हारी फ्यूचर में सेल्स क्या रहेगी, या तुम्हारा फ्यूचर का P&L बना के दे दो, या कैश फ्लो बना के दे दो। इस तरह से बैंक मांग लेता है, या इन्वेस्टर्स वगैरह भी मांग सकते हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह भी। इस कारण से PFI बनाई जाती है। तो मैंने फोरकास्ट का बता दिया कि फोरकास्ट क्या होते हैं। जब PFI बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन के बेस पे बनाई जाती है तो उसे फोरकास्ट कहते हैं। अब प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रोजेक्शन, ये देखो, हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे जब PFI बनाई जाती है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेके जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन। हाइपोथेटिकल अजम्पशन क्या होती है? वो अजम्पशन जिनके होने के चांस कम होते हैं,
कि मैनेजमेंट को लगता है कि इनके होने के चांस कम है, या फिर मैनेजमेंट के एक्शन पे जो डिपेंड करेगा कि अगर मैनेजमेंट एक्शन लेगी तो ही वो चीज़ होगी, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो मैनेजमेंट एंटिटी गई बैंक के पास लोन लेने, उन्होंने बोला कि हमको लोन चाहिए, क्यों, हम एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदने जा रहे हैं। मशीनरी क्यों चाहिए, बैंक ने पूछा तो उन्होंने बोला कि हम न्यू प्रोडक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे, उसे क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स डबल हो जाएगी। उन्होंने क्या बोल दिया कि जब हम न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको मार्केट में बेचेंगे तो हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे सेल्स डबल हो जाएगी, उन्होंने कैसे बोला, यहाँ पे तो कोई पास्ट ट्रेंड है नहीं, वो न्यू प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया कि हम मार्केट डिमांड देख रहे हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है, लेकिन यहाँ पे कोई पास्ट ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे जो जम्पशन दी जा रही है वो क्या, हाइपोथेटिकल है। ये अपने मन से सोच रहे हैं कि हमारी सेल डबल हो जाएगी जब हम न्यू मशीन लाएंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, उससे प्रोडक्शन भी डबल होगी और उससे सेल्स भी डबल हो जाएगी। ये सोच के चल रहे हैं मैनेजमेंट वाले। तो ये क्या हाइपोथेटिकल है, ये क्या हाइपोथेटिकल जम्पशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पास्ट ट्रेंड अवेलेबल नहीं है, तो इनके होने के चांस क्या होते हैं, नॉट नेसेसरी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। इस कारण से ये क्या होते हैं, प्रोजेक्शन। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन प्रोजेक्शन की, ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन। दूसरी डेफिनेशन देखो ये क्या है, ये होता है मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशन। कि अगर मैनेजमेंट ऐसी पीएफआई बनाता है, क्या अगर मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है, क्या कैसे बनाता है, मिक्सचर करके, किसका, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन दोनों का मिक्सचर करके, तो उसे भी प्रोजेक्शन ही बोला जाएगा, उसे भी क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्शन ही। इसका एग्जाम्पल लेता हूं कि मैनेजमेंट ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखाई, नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखाई, क्या किया उसने, नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखा दी उस, मान लो 1150 करोड़। अभी कैसे दिखाई इन्होंने, करंट ईयर की सेल्स है 1000 करोड़ और उन्होंने कितनी दिखाई, 1150 करोड़। तो इन्होंने कैसे दिखाई, अब देखो इन्होंने कैसे दिखाई, इन्होंने बोला कि हमारी क्या होती है, कि हमारा पास्ट ट्रेंड है कि हमारी 10% ग्रोथ होती है। तो बताओ 1000 करोड़ में अगर आप 10% ऐड करोगे तो कितनी हो गई है, 1100 करोड़ हो गई। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोडक्ट भी लाएंगे, छोटा सा प्रोडक्ट, तो उससे मेरी 50 करोड़ सेल्स और बढ़ जाएगी हमें लग रहा है। तो ये क्या हो गई बताओ, जो 50 करोड़ इन्होंने बोला ये तो क्या हो गई, हाइपोथेटिकल अजम्पशन। और ये जो इन्होंने बोला कि हमारा पास्ट ट्रेंड चल रहा है कि हमारी 10% सेल्स बढ़ेगी, ये क्या हो गई, बेस्ट एस्टिमेट। मतलब दोनों यूज कर लिया। जब इन्होंने अपना पीएफआई बनाया, जब मैनेजमेंट ने अपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई, तो मैनेजमेंट ने दोनों चीजें यूज करी, क्या, बेस्ट एस्टिमेट भी यूज किया और हाइपोथेटिकल अजम्पशन भी यूज कर ली। उन्होंने पास्ट ट्रेंड भी यूज कर लिया और उन्होंने बोला कि हम न्यू प्रोडक्ट भी लाएंगे छोटा मोटा, तो उससे हमारी 50 करोड़ यहाँ पे सेल्स बढ़ जाएगी, अपने मन से हाइपोथेटिकल अजम्पशन भी ले ली। तो ये भी क्या है, ये भी प्रोजेक्शन ही होगी, ये भी क्या है, प्रोजेक्शन। तो ये भी हमारी कंप्लीट हुई डेफिनेशन कि प्रोजेक्शन क्या होते हैं, फोरकास्ट क्या होते हैं, पीएफआई क्या होता है, कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो हमने देख लिया, फोरकास्ट क्या होते हैं वो हमने देख लिया, प्रोजेक्शन क्या होते हैं वो हमने देख लिया। तो ये मीनिंग है, ये आपको याद तो करनी है, जितना हाईलाइट है उतना याद कर लेना। और जो मैंने एग्जांपल दिए फोरकास्ट प्रोजेक्शन के, क्यों दिया, एमसीक्यू ऐसे ही बना सकता है। तो ये हमारी मीनिंग कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है मैनेजमेंट की। ये बताओ, ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी है किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पीएफआई बनाने की नहीं है, साथ ही साथ उसे क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैनेजमेंट को कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने होंगे। क्या करने होंगे, कुछ डिस्क्लोजर्स देने होंगे। तो डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, सोर्स, बेसिस और अजम्पशन, इन 3 चीजों का डिस्क्लोजर देना होगा। क्या क्या बताना पड़ेगा, अजम्पशन बतानी पड़ेगी मैनेजमेंट को, क्या बतानी पड़ेगी, अजम्पशन बतानी पड़ेगी कि भाई हमने 8% ग्रोथ रेट लिया है या 10% ग्रोथ रेट लिया है। तो ये क्या है, इसे ही बोला जाता है अजम्पशन, कि मैनेजमेंट ने जो भी ग्रोथ रेट ली वो क्या हुई, ये अजम्पशन हो गई। ये क्या हो गया, अजम्पशन। और क्या बताएगा मैनेजमेंट, सोर्स और बेसिस भी बताएगा। क्या बताएगा डिस्क्लोजर में, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सोर्स और बेसिस। का मतलब क्या है कि हमने अजम्पशन लिया है 8%, 10%, किस बेसिस पे लिया है, तो मैनेजमेंट बोलेगा मैंने पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे लिया है। किस बेसिस पे लिया है, पास्ट ट्रेंड। तो ये क्या हो गया, बेसिस हो गया। अब ये पास्ट ट्रेंड उठाए कहां से, ये पास्ट ट्रेंड कहां से उठाए, तो मैनेजमेंट बताएगा कि मैंने अपने ऑडिटेड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए। तो ये क्या हो गया, सोर्स। इस तरह से मैनेजमेंट को सारी बातें डिस्क्लोज करनी होगी कि सोर्स क्या है, बेसिस क्या है और अजम्पशन मैंने क्या ली। ये सारी बातें भी मैनेजमेंट को क्या करनी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी। कहां पे, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। कहां पे डिस्क्लोज करेगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैनेजमेंट को सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करनी होंगी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो पॉइंट है ये बस रीड करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब सीए की बात हो रही है, क्या सीए बी एसोसिएटेड विद प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या सीए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जुड़ सकता है, क्या मतलब उसको रिव्यू कर सकता है, क्या उसको बनाने में मदद कर सकता है क्या, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, वो आपका एथिक्स चैप्टर का है, क्लोज 3 सेकंड शेड्यूल। तो इसको अभी छोड़ो, अभी मेन देखो आप ये पॉइंट
कि अबाउ क्लोज डजंट प्रेक्लूड द सीए फ्रॉम एसोसिएटिंग इन नेम विद पीएफआई। क्या लिखा है कि एक सीए क्या कर सकता है, सीए अपना पीएफआई में अपने नाम को मतलब लगा सकता है, एसोसिएट कर सकता है, पीएफआई के साथ अपना नाम जोड़ सकता है। एक सीए पीएफआई के साथ अपना नाम जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या क्या कर सकता है अब बता रखा है। सीए कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट एंड कैन रिव्यू देम। सीए क्या कर सकता है, सीए जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका एग्जामिन तो कर ही सकता है, साथ ही साथ उसको बना भी सकता है। मतलब सेम सीए दोनों काम कर सकता है कि वो क्या करे, पीएफआई बना भी दे, मैनेजमेंट की मदद भी कर दे पीएफआई बनाने में, उनको रिव्यू भी कर ले, दोनों काम कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है वो देखो आप, तो प्रोवाइडेड सबसे मेन बात क्या है, उसे क्या करना होगा, सीए को अपनी रिपोर्ट में क्या करना होगा, जो सीए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहा है, ध्यान से सुना, जो सीए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहा है उसे क्या करना होगा, उसको अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताना होगा। क्या बताना होगा कि डैट ही डज नॉट वॉच फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। उसको ये बताना होगा कि पीएफआई के अंदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो भी फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, जो भी रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल लूं, एंटिटी ने दिखाई नेक्स्ट ईयर की सेल्स 1100 करोड़, कितनी दिखाई, 1100 करोड़ दिखाई। एंटिटी ने नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी दिखाई, 1100 करोड़। तो उसको ये बोलना होगा कि ये जो सेल्स दिख रही है कितनी, 1100 करोड़, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि नेक्स्ट ईयर यही होगी, 1100 करोड़ की सेल्स होगी। उस सीए को साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं कर रहा कि नेक्स्ट ईयर गारंटी 1100 करोड़ की सेल्स होगी। ये सेल्स 800 करोड़ की भी हो सकती है, हो सकता है 500 करोड़ की हो सकता है कि 1500 करोड़ की हो जाए। तो मैं इस चीज को वेरीफाई ही नहीं कर रहा, साफ साफ बोल देगा, सी साफ साफ बोल देगा कि मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं कर रहा कि पीएफआई के अंदर जो भी रिजल्ट दिखाए गए हैं वो होंगे ही होंगे, उस चीज को मैं वेरीफाई कर ही नहीं रहा। ये साफ साफ बोल देगा, ये सबसे मेन बात है, सबसे मेन बात ही यहां पर ये है। और अगर मान लो सीए अपनी रिपोर्ट में ये बात नहीं बोलता, सीए अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखता कि मैंने फोरकास्ट के अंदर, मैंने पीएफआई के अंदर जो रिजल्ट दिखाए गए हैं उनको वेरीफाई नहीं किया, ये बात नहीं बोलता, तो क्या हो जाएगा, सीए गिल्टी हो जाएगा। कहां पर, क्लोज 3 सेकंड शेड्यूल में उसे बड़ी गलती माना जाएगा, सीए को बड़ी सजा मिलेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ये बात यहाँ पे लिखी है क्लोज 3 में, और ये हम एथिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसी में थर्ड लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एश्योरेंस रिगार्डिंग पीएफआई। पहले तो नेचर ऑफ एश्योरेंस मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसा एश्योरेंस देगा। जैसे ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, रिव्यू के अंदर लिमिटेड एश्योरेंस होता है, और तो यहाँ पे कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जब ये एग्जामिन करेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो जहाँ यहाँ पर जो एश्योरेंस दिया जाएगा वो होगा मॉडरेट एश्योरेंस। कैसा होगा, मॉडरेट। आप बोलोगे सर रीजनेबल क्यों नहीं होगा, रीजनेबल क्यों नहीं होगा, अभी हमने देखा सीए जो पीएफआई के अंदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, फिगर दिखाए जा रहे हैं, उनको वेरीफाई नहीं करता। इस कारण से यहाँ पे जो एश्योरेंस भी होगा वो क्या होगा, मॉडरेट ही होगा, इस कारण से मॉडरेट होगा। अब इसमें ऐसे एक सिंपल सी बात हो लिख दी, देखो वही बात लिख दी नेचर ऑफ एश्योरेंस में कि देयरफॉर ओपिनियन एज टू वेदर रिजल्ट्स शोन इन पीएफआई विल बी अचीव्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। मतलब वही चीज लिख दी वापस से जो भी मैंने आपको बताई कि पीएफआई के अंदर जो भी रिजल्ट दिखाए गए हैं कि 1100 करोड़ की सेल्स दिखाई गई है नेक्स्ट ईयर की, तो ये अचीव होगी कि नहीं, ये अचीव होगी कि नहीं, अचीव और नोट, इस पे सीए अपना ओपिनियन नहीं देगा। सीए का इससे कोई मतलब नहीं है कि जो 1100 करोड़ की सेल दिखाई गई है वो अचीव होगी या फिर नहीं होगी, उससे सीए को कोई मतलब नहीं है, तो सीए उस पर कोई ओपिनियन भी नहीं देगा, ओपिनियन भी नहीं देगा। यही बात यहाँ पे लिखी है, तो ध्यान से पढ़ लेना ये बात। फिर आप बोलोगे सर सीए का काम क्या है, फिर अभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड है इसमें हम आगे देखेंगे सीए का काम क्या है। आपको लग रहा होगा ना कि सर अगर ये ओपिनियन दे ही नहीं रहा उस चीज पर कि जो नेक्स्ट ईयर की सेल दिखाई गई है वो वास्तव में अचीव होगी या फिर नहीं, जब सीए इस पे ओपिनियन नहीं दे रहा तो उसका काम क्या है, तो वो अभी हम इसी स्टैंडर्ड में आगे देखने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सीधे ये लाइन डालेगा ईसीआई और क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ये तो आप जानते हो एथिक्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर सीधे इस पे भी छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं नेचर ऑफ एश्योरेंस। ये कैसे बनेगा, 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखी, फिर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी जो कि रीड करनी थी, फिर देखा क्या सीए पीएफआई बनाने में मदद वगैरह कर सकता है, क्या उनको एग्जामिन कर सकता है क्या, वो चीजें हमने देखी। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। कि सीए को पीएफआई का एग्जामिनेशन से दिया जा रहा है कि तू क्या कर दे, मैनेजमेंट ने बोला तू क्या कर दे, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरी एग्जामिन कर दे, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, सीए को किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो आईसीए ने क्या वर्ड लिखा है, ऑडिटर। तो अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर ये ऑडिटर क्यों लिखा, तो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, जो पीएफआई का एग्जामिनेशन है कोई भी कर सकता है, अगर कोई ऑडिटर भी है तो मैनेजमेंट उस ऑडिटर को भी बोल सकता है कि तू क्या कर दे, मेरी पीएफआई का एग्जामिनेशन भी कर दे, तो वो भी कर सकता है, या फिर एंटिटी क्या करवा सकती है, किसी दूसरे सीए से भी क्या करवा सकती है,
पीएफआई का एग्जामिनेशन करवा सकती है, किसी से भी करवा सकती है, ऑडिटर से भी या दूसरे सीए से भी। लेकिन अगर दूसरे सीए से करवाएगी तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे ऑडिटर नहीं बोला जाएगा, उस केस में क्या बोला जाएगा, प्रैक्टिशनर। उस केस में क्या बोला जाएगा, प्रैक्टिशनर। ये ध्यान रखना। तो इसके इधर आप लिख भी सकते हो बगल में प्रैक्टिशनर, ऑडिटर के बगल में हैश करके कि प्रैक्टिशनर। अब देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है सीए को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। तो इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, और लेटर ऑफ जो बनता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट, उसमें क्या क्या आएगा। तो वो देखो आप, सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ अजम्पशन देखने से कि नेचर ऑफ अजम्पशन क्या है, कि जो बन रहा है वो फोरकास्ट है या प्रोजेक्शन है, ये उसे देखना है। मान लो बैंक वालों ने बोला कि फोरकास्ट बना के दो, और मैनेजमेंट वाले क्या बना रहे हैं, वो बना रहे प्रोजेक्शन, तो क्या सीए बताओ एक्सेप्ट करेगा एंगेजमेंट? बिल्कुल ही नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। नेचर ऑफ अजम्पशन। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो अजम्पशंस ले रहा है वो क्या है, क्लियरली अनरियलिस्टिक है, तो भी वो क्या करेगा सीए, तो भी वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो भी क्या करेगा, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे सर अनरियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो पास्ट ट्रेंड तो क्या चल रहा है, पास्ट ट्रेंड चल रहा है कि सेल्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है 8 to 10%। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया, जब नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखाई तो उसमें क्या ले लिया, अजम्पशन क्या ले ली, 20% ले ली। अब बताओ क्या ये रीजनेबल है क्या अजम्पशन? बिल्कुल भी नहीं, एकदम अनरियलिस्टिक है। तो ऐसे केस में सीए इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, पीरियड कवर्ड बाय इंफॉर्मेशन। इसको समझाता हूँ। जैसे जो फोरकास्ट वगैरह बनते हैं ना, फोरकास्ट जैसे मैंने बताया था आपको, ये कैसे बनते हैं, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन पे। तो ये जनरली बनते हैं 2-3 ईयर्स के लिए, बस नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए बनते हैं, ज्यादा के लिए नहीं बनते। तो अगर मैनेजमेंट क्या करिए, मान लो फोरकास्ट बना दी है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो सीए इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब इसका रीजन क्या होता है, हम डिटेल लेक्चर में देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है पीरियड कवर्ड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में सीए इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इसलिए पीरियड कवर्ड भी देखेगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन। अब ये जो बात है, ये वाला जो पॉइंट एलिमेंट्स वाला, ये जाएगा किसमें, लेटर में, जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनता है उसके अंदर। तो सी उसमें क्या लिखवाएगा, एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन, कि एंटिटी क्या बना रही है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना रही है। तो वो प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लो होगा, प्रोस्पेक्टिव सेल्स होगी, प्रोस्पेक्टिव P&L होगा, क्या होगा वो चीज पहले ही लिख लेगा। क्यों, अगर मान लो पहले तो एंटिटी ने बोल दिया कि तेरे को क्या देखना है, प्रोस्पेक्टिव सेल्स देखनी है, प्रोस्पेक्टिव सेल्स देखनी है। लेकिन मान लो बाद में एंटिटी क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को सेल्स ही नहीं देखनी थी, तेरे को तो पूरा का पूरा P&L देखना था। तो ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे। इस कारण से ये क्या करेगा, ये बात पहले ही लेटर के अंदर लिख लेगा, इस कारण से। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लास्ट वाले, ये दोनों साथ में देखो, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात भी क्या करेगा, ये लेटर में लिखेगा, अपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखेगा, क्या, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन रही है किसके लिए बन रही है, बैंक वालों के लिए बन रही है, पब्लिक के लिए बन रही है, इन्वेस्टर्स के लिए बन रही है, किसके लिए बन रही है, जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है किन के लिए बनाई जा रही है, इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। ये बात भी क्या करनी पड़ेगी, इसमें लेटर के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो ये हमने सारे पॉइंट देख लिए, और इसका मैं आपको मेमोरी वर्ड बना देता हूं, क्योंकि वैसे आपको याद नहीं आएंगे ये पॉइंट्स। इसका लिखो आप मेमोरी वर्ड, एजन, पी से पीरियड कवर्ड, आई से इंटेंडेड यूज, जी से जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ई से एलिमेंट्स, और एन से नेचर ऑफ अजम्पशन। तो इस तरह से इसको आप याद कर लेना कि किन बातों का ध्यान रखना है। और ये लास्ट पॉइंट भी लिखना रहेगा, अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं प्रीक्वेश्चन वाले पे, तो आपको ये बात भी लिखनी है कि अगर अजम्पशन क्लियरली अनरियलिस्टिक है तो क्या करेगा, ऑडिटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको लिखनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने क्या देख लिया कि एक सीए को पीएफआई की जो उसके पास एंगेजमेंट है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो कैसे डिटरमाइन करेगा वो हमने देख लिया। अब आ जाओ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, मतलब यहाँ पे जो सीए एग्जामिन कर रहा है पीएफआई को, उसकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगे, उसे करना क्या क्या है, अब हम देखेंगे। क्योंकि ये ओपिनियन तो देता ही नहीं है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अचीव होंगे कि नहीं, तो इसका काम क्या है वो देखो। एकदम सिंपल से काम बताए हैं, क्या क्या देखना है इसको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है, ये अजम्पशन के बेस पे बनाई जा रही है ना, ये अजम्पशन के बेस पे तो बनाई जा रही है ना। ऐसा तो नहीं कि एंटिटी अजम्पशन ले नहीं दी, हवा में कुछ भी बनाई जा रही है कि एंटिटी ने सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें क्या बनानी है, फ्यूचर की तो सेल्स दिखानी है तो कुछ भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अजम्पशन के बेस पर ही बननी चाहिए। तो इसको एक तो ये चेक करना है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये को ये चेक करना है कि जो अजम्पशंस ले रही है एंटिटी वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल, कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए पीएफआई बनाने में वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। इसका एग्जांपल लिया था कि मान लो ट्रेंड तो चल रहा है 8 to 10% का, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अजम्पशन दे रहा है 20%, तो ये क्या है, ये रीजनेबल नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा।
तो इसको ये चेक करना है। और क्या करना है, और क्या करना है, अब इसे और क्या करना है, उसे ये देखना है कि एजम्पशन डिस्क्लोज तो कर दी ना मैनेजमेंट ने। याद करो मैनेजमेंट के ऊपर काम क्या था, मैंने आपको दिखाया था। देखो इस टॉपिक में मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एक तो पीएफआई बनाने की, दूसरा डिस्क्लोजर देने की। उसमें डिस्क्लोजर में क्या क्या देता है, सोर्स, बेसिस, एजम्पशन। तो सीए यही देखेगा क्या मैनेजमेंट ने सारी बातें डिस्क्लोज कर दी कि नहीं कर दी, कि क्या मैनेजमेंट ने ये सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करी है या फिर नहीं। डिस्क्लोज नहीं करता तो वही मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। अब इसमें एक बात तो लिखी थी थर्ड पॉइंट में, ये भी देखेगा सीए कि पीएफआई प्रॉपर्ली प्रेजेंट तो करिए ना। अब आप बोलोगे सर प्रॉपर्ली प्रेजेंट का मतलब क्या है, तो ये भी हम एक टॉपिक आएगा आगे उधर समझ जाएंगे, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करिए कि नहीं, तो वो भी देखेगा सीए। तो ये 3 पॉइंट तो सिंपल से हैं, 3 पॉइंट हमने देख लिया। क्या क्या देखेगा सीए कि पीएफआई एजम्पशन के बेस पे तो बनाइए ना, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी लिख दिया आप फिगर। फिर दूसरा जो एजम्पशंस लिया है वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तीसरा क्या, मैनेजमेंट को जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर दे तो दिए ना। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये स्पेशल पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेशल है। क्या, पीएफआई इज प्रिपेयर्ड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस विथ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि पीएफआई जो बनाई जा रही है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट तो है ना, उनके साथ कंसिस्टेंट तो है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल है तो हम तभी समझ आएगा। मान लो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब एंटिटी अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जब एंटिटी क्या करती है अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो उसमें तो क्या करती है, एसएलएम यूज करती है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। क्या करती है, एसएलएम यूज करती है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। लेकिन जब एंटिटी क्या बना रही है, अपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना रही है, क्या बना रही है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोस्पेक्टिव पीएनएल बना रही है, तो वहां पे क्या यूज करिए, डब्ल्यूडीवी। तो ये देखना है सीए को कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एसएलएम हो रहा है और पीएफआई में डब्ल्यूडीवी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं है ना। वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह है वो सब क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया, सारी ड्यूटीज हमने देख ली, एकदम सिंपल सी ड्यूटीज हैं। इसमें 3 तो एकदम ईजी है, लास्ट वाला ध्यान से पढ़ना बस। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। 2 टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, फॉलोइंग मैटर शैल बी कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एंटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। तो आपको डाउट आ रहा होगा सर अभी तो हमने देखा कि एक को क्या क्या एग्जामिन करना है, ड्यूटी वाले में हमने यही तो देखा कि एक को क्या क्या एग्जामिन करना है, तो वापस से क्यों आ गई एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम वो ड्यूटी नहीं देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अब मेहनत कितनी करनी है, काम क्या क्या करना है वो तो हमने यहाँ पे देख लिया ड्यूटीज में, लेकिन अब मेहनत कितनी कितनी करनी है, हमें ये देखना है कि एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मेहनत कितनी करनी है, कम मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, वो कैसे पता लगाएगा सीए, वो हम देखने जा रहे हैं कि मेहनत कम करनी है कि ज़्यादा। तो देखो एकदम इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट, नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। अगर इसको पहले से कोई नॉलेज है तो यानी कम मेहनत करनी है, नहीं तो ज़्यादा मेहनत। जैसे ये जो सीए है इसने क्या कर रखा है, पहले से इसी एंटिटी की ऑडिट कर रखी है या फिर रिव्यू कर रखा है, या फिर इसी एंटिटी का पहले भी कभी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रखा है, तो यानी इसको क्या होगी, सीए को नॉलेज होगी इसकी, तो क्या होगा यहाँ पे मेहनत कम लगेगी, इसको कम लगेगी। इसको पता रहेगा कि मैनेजमेंट ईमानदार आदमी है कि नहीं, ये पीएफआई बनाता है कैसे बनाता है, या इस एंटिटी का ट्रेंड क्या रहता है, सब पता रहेगा इसको, इस कारण से मेहनत कम लगेगी। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ पीएफआई। कि मैनेजमेंट जो पीएफआई बनाई है, पीएफआई प्रिपेयर करी है, तो वो किससे करवाई है, किसी लल्लू पंजू से करवाई है या किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाई है। लल्लू पंजू से करवाई होगी तो उस सीए को क्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रोफेशनल बंदे से मैनेजमेंट ने क्या करवाई है, पीएफआई बनवाई है, तो सीए को कम मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, ये एकदम सिंपल था, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस कितना है। जब सीए एग्जामिन करने जाता है, कोई काम करने जाता है, अकेला थोड़ी ना जाता है, पूरी टीम लेके जाता है, तो उसकी टीम का एक्सपीरियंस कितना है। अगर उसका टीम का एक्सपीरियंस अच्छा है तो कम मेहनत, टीम का एक्सपीरियंस बहुत कम है, उस टीम को कुछ नहीं आता तो ज्यादा मेहनत लगेगी। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कहां से उठाई है वो देखना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैनेजमेंट ने जो पीएफआई बनाई है उसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से उठाई है, पास्ट ट्रेंड यूज करें हैं और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करें, क्या यूज करें, या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करें, तो क्या यूज करें। अगर ऑडिटेड यूज करें, पास्ट ट्रेंड यूज करा है, तो मेहनत कम लगेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो एजम्पशन एक तरह से रीजनेबल रहेंगी। लेकिन अगर मान लो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एंटिटी ने क्या करा है, सोर्स उठाया है, वो उठाया है, वो पास्ट ट्रेंड यूज नहीं करे, मार्केट से ऐसे अपना आप दिमाग लगा लिया, तो ऐसे केस में क्या होगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। फिर नेक्स्ट देखो, ये अच्छा पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितना स्टेबल है, ये बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अभी तक हम क्या बात करते आ रहे थे, पास्ट ट्रेंड की फोरकास्ट जब होता है, जब फोरकास्ट बनाया जाता है उसमें पास्ट ट्रेंड देखे जाते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि पास्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, एंटिटी का 8 से 10% ग्रोथ हो रही है पास्ट ट्रेंड में। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये तो क्या हो गया स्टेबल, ये तो हो गया स्टेबल होना।
लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि एक साल में तो क्या हो रही हो, एंटिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हो, दूसरे साल में एंटिटी का लॉस हो रहा हो, फिर वापस प्रॉफिट हो रहे हो, फिर वापस लॉस हो रहा हो। अगर इस तरह से हो रहा है तो ये क्या है, यानी बिजनेस स्टेबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी ये चेक करने में कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं। ये चेक करने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर बिजनेस स्टेबल नहीं हुआ कि एक साल तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते प्रॉफिट, एक साल प्रॉफिट बहुत कम होते हैं, तो ऐसे केस में मेहनत ज़्यादा लगेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट जजमेंट कितनी लग रही है। पीएफआई बनाने में मैनेजमेंट की जजमेंट कितनी लग रही है। तो जनरली फोरकास्ट में मैनेजमेंट की जजमेंट कम लगती है और प्रोजेक्शन में ज़्यादा। तो जहाँ पे जजमेंट कम लग रही है वहाँ पे मेहनत कम, जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लग रही है वहाँ पे मेहनत ज़्यादा। बड़ी गलती होने के चांस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांस कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर बड़ी गलती होने के चांस ज़्यादा हैं तो मेहनत ज़्यादा, नहीं तो मेहनत कम। तो जैसे जनरली फोरकास्ट में क्या होता है, बड़ी गलती होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वहाँ पे मेहनत कम लगती है। और प्रोजेक्शन में जनरली मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका भी मैं आपको एक मेमोरी वीडियो बना देता हूँ। इसका लिखो आप लेस नॉलेज CM। एल से क्या हो गया, लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट। ई से क्या हुआ, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। एस से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और एक और ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। फिर नॉलेज, पूरा नॉलेज उठा लो। सी से क्या हुआ, कॉम्पिटेंस, और एम से क्या हुआ, मैनेजमेंट जजमेंट। तो मैंने आपको बना दिया मेमोरी वर्ड। इसमें आपको कितने पॉइंट याद करना है, यानी 5-6 याद कर लेना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि सीए को कितनी मेहनत करनी है एग्जामिन करने के लिए। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए क्या क्या देखेगा। व्हेन असेसिंग द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इट नीड्स टू बी कंसीडर्ड वेदर। तो सीए को क्या क्या देखना है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। सबसे पहले से देखना है कि जो प्रेजेंटेशन हुई है पीएफआई की वो मिसलीडिंग तो नहीं है ना, कि जो पीएफआई बनाई गई है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने जो न्यू मशीन लाई थी तो उससे जो सेल्स बढ़नी थी उनसे प्रोडक्शन बढ़ेगी। भाई न्यू मशीन लाई तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे सेल्स बढ़ेगी, तो उससे सेल्स जो बढ़ेगी वो तो दिखा दी, लेकिन जो एक्सपेंस बढ़ेंगे वो नहीं दिखाए। मतलब जो सेल्स बढ़ रही है अच्छी अच्छी चीज तो दिखा दी पीएफआई के अंदर, लेकिन जो बेकार चीज हो रही है एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं वो नहीं दिखा रहे। तो ऐसी चीज भी क्या करनी है, सीए को ध्यान रखनी है कि ऐसी चीज तो नहीं हो रही कि पीएफआई मिसलीडिंग तो नहीं है ना, ये क्या करना है सीए को ध्यान में रखना है। दूसरा उसे क्या देखना है, डिस्क्लोजर वाला, उसे ये देखना है कि एजम्पशन सारी डिस्क्लोज तो कर देना। ये हमने पहले भी देखा था, एजम्पशन क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। तो ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने सारी एजम्पशन डिस्क्लोज तो कर देना। फिर क्या करना होता है, मैनेजमेंट को डेट भी डिस्क्लोज करनी होती है। कौन सी डेट, जिस दिन मैनेजमेंट पीएफआई बनाता है, जिस दिन मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है, उस दिन की डेट भी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी होती है। तो ऑडिटर देख लेगा, वो सी है वो देख लेगा कि मैनेजमेंट ने ये डेट भी डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी। अगर नहीं करता मैनेजमेंट तो ये क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देना। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी भी डिस्क्लोज करनी होती है, और अगर नहीं करता तो ये क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज क्यों करनी है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो हमने एक पॉइंट देखा था ड्यूटीज में, यहाँ पे सीए का काम क्या क्या होता है, अजम्पशन चेक करना, अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं वो चेक करना, और डिस्क्लोजर्स कि सारे डिस्क्लोजर दिए कि नहीं वो चेक करना। और एक काम होता है कि जो पीएफआई बनाई गई है वो प्रिपेयर्ड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही बनाई गई ना कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हो रही है वही पीएफआई में यूज करी जा रही ना। इस कारण से मैनेजमेंट को क्या करना होता है, पीएफआई के अंदर भी बताना पड़ता है कि हमने यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करी है, उसके अंदर मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देने होते हैं। तो सीए चेक कर लेगा कि मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर दिया या फिर नहीं। अब बताओ, एक डाउट आता है कि सर क्या मैनेजमेंट कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ही नहीं सकता क्या। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो कॉस्ट मॉडल है, तो क्या वो पीएफआई के अंदर इवैल्यूएशन मॉडल यूज कर ही नहीं सकता क्या। तो यहाँ पे बोला चेंज कर तो सकता है, मैनेजमेंट चेंज तो कर सकता है, देयर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ऐसे केस में मैनेजमेंट को क्या करना होता है, ऐसे केस में मैनेजमेंट को प्रॉपर डिस्क्लोजर देने होते हैं। दो चीज डिस्क्लोज करनी होती है, एक तो मैनेजमेंट को बताना पड़ता है रीजन फॉर चेंज, कि उसने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज क्यों करी, कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग है और पीएफआई में अलग। तो एक तो मैनेजमेंट को ये रीजन बताना पड़ेगा, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी पड़ेगी कि इस चेंज की वजह से पीएफआई पर कितना इफेक्ट आ रहा है, इस चेंज की वजह से पीएफआई पर कितना इंपैक्ट आ रहा है वो भी इसको बताना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैनेजमेंट ने जो नेक्स्ट ईयर की सेल्स दिखाई वो दिखाई 1105 करोड़, उन्होंने दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करी, क्या कर दी उन्होंने, चेंज कर दी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि हमने क्यों चेंज करी, और ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से, चेंज करने की वजह से यहाँ पे पीएफआई पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो इसे बताना पड़ेगा कि अगर हम चेंज नहीं करते तो हमारी जो सेल्स है जो हमारी कितनी दिख रही है 1105 करोड़, ये कितनी होती, ओनली 1100 करोड़ ही होती। तो इस तरह से भी बताना पड़ेगा, ये इस चीज का मतलब। तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया।
थोड़ा स्पीड से दिया क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो ये हो गया हमारा। तो क्या क्या करना पड़ता है मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी होती है, और अगर मैनेजमेंट चेंज करता है अकाउंटिंग पॉलिसी तो चेंज तो कर सकता है, दो चीज डिस्क्लोज करनी होगी, उसका रीजन बताना पड़ेगा, और उससे पीएफआई पे कितना इफेक्ट आ रहा है वो भी डिस्क्लोज करना होगा। वो अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करता तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स इन ए रेंज व्हेन रिजल्ट्स इन पीएफआई आर एक्सप्रेस्ड इन ए रेंज। अगर मैनेजमेंट पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेंज में बनाता है, रेंज में कैसे, मान लो मैनेजमेंट दिखाता है नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी 1100 से 1150 करोड़, इस तरह से दिखाते हैं मैनेजमेंट कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर की सेल्स होगी वो क्या होगी, या तो 1100 करोड़ होगी या 1150 करोड़, इस रेंज में होगी, मतलब रेंज में दिखाता है। तो मैनेजमेंट को रीजन बताना पड़ेगा कि हमने ये रेंज क्यों ली। तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो हमारी जो ग्रोथ चलती है वो कैसे चल रही है, पास्ट ट्रेंड 10 to 15% हमारी ग्रोथ होती है, इस कारण से हमने ये रेंज बना दी। तो मैनेजमेंट को इस तरह से रीजन देना होगा कि हमारी जो पास्ट ट्रेंड है वो क्या है, 10 to 15% के हैं, कि कभी 10% की ग्रोथ हो जाती है, कभी 13% की, कभी 15% की, इस कारण से इस तरह से इनको रीजन बताना पड़ेगा। तो ये भी क्या करना होगा, मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना होगा रीजन, कि हमने ये जो रेंज बनाई है यही रेंज क्यों ली। और अगर मान लो मैनेजमेंट ये रीजन नहीं देता तो ये क्या दे देगा, वही मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्या क्या होगा। अब आप बोलोगे सर इसका मेमोरी वर्ड तो इसका नहीं बनवा रहा, इसमें कैसे याद कर लेंगे। देखो क्या नाम है इस टॉपिक का, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो पहला पॉइंट तो प्रेजेंटेशन का ही हो गया, और बाकी सारे डिस्क्लोजर हो गए। डिस्क्लोजर भी सिंपल सिंपल हैं, अजम्पशन डिस्क्लोज कर देना, डेट हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है वो हो गई, और रेंज वाला डिस्क्लोजर। तो सिंपल सिंपल से हैं, एक दो बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएंगे, यहाँ पे मेमोरी वर्ड की नीड नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब कब देगा और क्या क्या देगा, क्वालिफाइड कब देगा, एडवर्स कब देगा, डिस्क्लेमर कब देगा, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि अजम्पशंस की क्या हो जब रीजन बनाओ। जब अजम्पशन से क्या हो, अजम्पशन ही मैनेजमेंट ने गलत ले ली कि पास्ट ट्रेंड था 8 to 10%, मैनेजमेंट ने अजम्पशन क्या ले ली 20%, मतलब सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे मेन क्या होता है पीएफआई के अंदर, अजम्पशन, वही गलत कर दी। तो बताओ क्या देगा, ये डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन देगा। क्या देगा, एडवर्स देगा। अगर मान लो गलती किसमें है, अजम्पशन में गलती नहीं है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में गलती है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में गलती है, तो क्या देगा थी ये, तो क्वालिफाइड या एडवर्स। अगर छोटी गलती हुई तो क्वालिफाइड दे देगा, उनका परवेसिव इंपैक्ट आ रहा होगा डिस्क्लोजर्स का, तो एडवर्स ओपिनियन दे देगा। और अगर फिर क्या है, स्कोप लिमिटेशन, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, टांगे अड़ा रहा है, किसी को काम नहीं करने दे रहा, उसको एविडेंस नहीं लेने दे रहा, तो ऐसे केस में क्या करेगा, सीधे डिस्क्लेमर देगा। इसमें अपन को और कुछ चीजें चेक नहीं करनी, वहां पे हम चेक करते थे कि क्वालिफाइड है, मतलब परवेसिव इंपैक्ट है कि परवेसिव नहीं है, वो चीजें चेक करते थे। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट क्या करना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। ऑडिट वाला काम नहीं करना है यहाँ पे कि परवेसिव या परवेसिव इफेक्ट है कि नहीं, वो चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधे क्या देंगे, डिस्क्लेमर देंगे जब लिमिटेशन लगाएगा। यहाँ पे कई सारी मेहनत नहीं होगी, बहुत सारी जो मेहनत होती है ऑडिट के अंदर वो वाले काम नहीं होंगे, डायरेक्ट डिस्क्लेमर जाएगा। अब देखो इसमें एक बात तो लिखी है, तो मैंने बता दिया कि कौन सा ओपिनियन जाएगा। हर में क्या लिखा है, विड्रो, चाहे अजम्पशन गलत हो, चाहे प्रेजेंटेशन गलत हो, चाहे मैनेजमेंट टारगेट है, तो हर केस में क्या कर सकता है, यहाँ पे हर केस में से ये क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ऑडिट में ऐसा नहीं होता कि हर केस में कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं उसी में कर सकता है, लेकिन पीएफआई के अंदर हर केस में कर सकता है। इसका रीजन क्या है, देखो पीएफआई रिस्की होती है क्योंकि इसमें फ्यूचर इवेंट के बेस पे क्या बनाई जाती है, फ्यूचर इवेंट के बेस पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। इस कारण से यहाँ पे ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो रिस्की होती है, इस कारण से हर केस में ये क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन भी हमने देख लिया और एकदम सिंपल लैंग्वेज है इसकी, पढ़ते ही याद हो जाएगा। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में सबसे पहले वो देख लेते हैं जो सेम है, टाइटल, एड्रेस ही, रेफरेंस टू ऐसे ही, जैसे हम ऑडिट के अंदर लिखते हैं कि हम जो ऑडिट करी है वो कैसे करी है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमने जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो एग्जामिनेशन किया है वो कैसे किया है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400, ये लिख देगा, इस तरह से लिख देगा। और देखो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सेम है, फिर सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, ये सारे सेम है। अब देख लो डिफरेंट वाले देखो। अब आप सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लो है, प्रोस्पेक्टिव सेल्स है, प्रोस्पेक्टिव P&L है, प्रोस्पेक्टिव नेट इनकम स्टेटमेंट है, प्रोस्पेक्टिव नेट एसेट स्टेटमेंट है, क्या है वो बता देगा। तो फालतू सा पॉइंट रीड करना है। हम नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रेफरेंस टू इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बता देगा कि ये जो पीएफआई बनाई गई है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसके लिए बनाई गई है, जनरल पब्लिक के लिए है, बैंक के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए, किसके लिए है। और साफ साफ लिख देगा कि बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए इनएप्रोप्रिएट है, क्या ये बैंक के लिए है, इन्वेस्टर के लिए, किसके लिए, वो लिख देगा। फिर बता देगा कि बाकी सबके लिए क्या है, इनएप्रोप्रिएट, और किसी को भी इसको रेफर नहीं करना, मेरी रिपोर्ट को साफ साफ लिख देगा। अब क्या नेक्स्ट, ओपिनियन।
ओपिनियन, तो ओपिनियन भी कहाँ आता है, ऑडिट, अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अलग क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव वर्डिंग होगी। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो सीए देगा वो क्या देगा, नेगेटिव वर्डिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट एश्योरेंस होती है। नेगेटिव वर्डिंग कहते हैं, ये बोलेगा कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मुझे लगे कि जो अजम्पशंस ली गई है पीएफआई बनाने में, जो अजम्पशंस ली गई हैं वो गलत हो, वो अनरीजनेबल हो, ऐसा मेरी नज़र में कुछ नहीं आया। मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली नहीं बोलेगा कि मेरे ओपिनियन में अजम्पशंस एकदम रीजनेबल है, इस तरह से नहीं बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मुझे लगे कि अजम्पशंस गलत हो, अजम्पशंस अनरीजनेबल हो, इस तरह से घुमा फिरा के बोलेगा। अब लास्ट और देखो, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। अप्रोप्रिएट कैवियट्स भी देगा, कैवियट्स मतलब वार्निंग भी देगा, और ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। क्या वार्निंग देगा बताओ, साफ साफ बता देगा कि मैंने पीएफआई में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें जो भी रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई नहीं किया है। ये क्या देने से वार्निंग देनी है साफ साफ यूजर्स को अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बता देगा कि पीएफआई के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को कि वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, उनको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, उस पर मैंने ओपिनियन नहीं दिया है। ये बात साफ बता देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो इसको ध्यान रखना। तो ये सारे रीड ही करने हैं, बस एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान रखना है बस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टैंडर्ड 3400। तो इसमें क्या क्या था एक बार देख लो। पहले तो ये फालतू बेसिक थे, फिर ये मीनिंग आई, ये आपको याद करनी थी, फिर ये मैंने बताया ये टॉपिक ये रीड करना है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर ये टॉपिक आपको याद करना है कि क्या चीज़ एसोसिएट कर सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये आपको याद करना है। फिर किन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन भी आपको याद करना है, ड्यूटीज भी याद करनी है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स भी याद करने हैं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर भी याद करना है। मॉडिफाइड ओपिनियन एकदम ईजी है, एक या दो बार रीड करोगे अपने आप याद हो जाएगा, अलग से याद करने की नीड ही नहीं होगी। रिपोर्ट ये रीड करना है बस, फालतू है, रीड जरूर कर लेना एमसीक्यू पर्पज से। अब आ जाओ नेक्स्ट, एसई 3402, इसका नाम क्या है, एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलोगे सर ये क्या आ गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब है इसका, तब हम इसको समझते हैं। एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका बेसिक समझना होगा। अब समझते जाओ आप ध्यान से कि एक एंटिटी है राम लिमिटेड, एक एंटिटी क्या है, राम लिमिटेड एक एंटिटी है। इस राम लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रहा है, सीए मोहन। सीए मोहन कौन है, राम लिमिटेड का ऑडिटर है। जो सीए मोहन है कौन है, राम लिमिटेड का ऑडिटर। अब इस राम लिमिटेड ने क्या कर रखा है, देखो राम लिमिटेड ने क्या कर रखा है, अपनी जो पेरोल फंक्शन है वो क्या कर रखे है कि एक्स पेरोल लिमिटेड को आउटसोर्स कर रखे हैं। राम लिमिटेड अपने जो भी पेरोल फंक्शंस होते हैं ना सारे के सारे खुद नहीं करती, किससे करवाती है, एक्स पेरोल लिमिटेड से करवाती है। अब आप बोलोगे सर पेरोल फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब जो भी सैलरी की कैलकुलेशन करना हुआ, बोनस कैलकुलेट करना हुआ, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करनी है, पीएफ ईएसआई जमा करवाना होता है, टाइम पे प्रोविडेंट फंड वगैरह जमा करवाना होता है, तो वो सारे काम किसको आउटसोर्स कर रखे हैं, एक्स पेरोल लिमिटेड। यानी ये एक्स पेरोल लिमिटेड है, ये क्या करती है, राम लिमिटेड के लिए सारे के सारे पेरोल फंक्शन करती है, सैलरी कैलकुलेट करना, बोनस कैलकुलेट करना, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करना, पीएफ वगैरह जमा करवाना गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, ये सारे काम करती है। अब बताओ ये जो सीईओ मोहन है ये कौन है, सीईओ मोहन मैंने क्या बताया था, इस राम लिमिटेड का ऑडिटर है, इस राम लिमिटेड का ऑडिटर है। अब इसने देखा ड्यूरिंग दी ऑडिट सीएम ने देखा कि राम लिमिटेड ने तो क्या कर रखा है, पेरोल फंक्शन क्या कर रखे हैं, एक्स पेरोल लिमिटेड को आउटसोर्स कर रखे हैं। मतलब ये सारे काम कौन करती है, एक्स पेरोल लिमिटेड करती है, राम लिमिटेड खुद नहीं करती इनकी कैलकुलेशन। अब बताओ सीएम बोलेगा कि यार ये जो पेरोल फंक्शन है इनका इंपैक्ट तो क्या होता है, डायरेक्टली आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पेरोल फंक्शंस का इंपैक्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। और सीए का काम क्या होता है ऑडिट के अंदर, कि जिस भी चीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आता है उनको चेक करना कि वो सही है कि नहीं। अब बताओ सीएम मोहन बेचारा इसको चेक कैसे करेगा, क्योंकि राम लिमिटेड तो ये काम कर नहीं दी, ये काम कौन कर रहा है, एक्स पेरोल लिमिटेड कर रहा है। तो सीएम मोहन को तो चेक करना है ना, ये जो सीएम मोहन है इसको तो चेक करना है ना कि जो एक्स पेरोल लिमिटेड है, ये एक्स पेरोल लिमिटेड है ये सारे काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही। तो बताओ कैसे करेगा, अब सीएम मोहन कैसे चेक करेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सीएम मोहन क्या करेगा, सीएम मोहन यहाँ पे चल जाएगा, एक्स पेरोल लिमिटेड जहाँ पर है उधर जाके उसके कंट्रोल चेक कर लेगा। क्या करेगा सीएम मोहन कि ये जाएगा कहाँ पर, एक्स पेरोल लिमिटेड के यहाँ, और वहाँ पे जाके क्या कर लेगा, कंट्रोल चेक कर लेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात क्या है, ये जो एक्स पेरोल लिमिटेड है ना, ये जो एक्स पेरोल लिमिटेड है जो कि पेरोल फंक्शन कर रही है, ये सिर्फ राम लिमिटेड के लिए नहीं करती, ये सिर्फ एक एंटिटी के लिए नहीं करेगी, इसका काम ही क्या है, आउटसोर्सिंग वाले फंक्शन करना। तो ये क्या करेगी, ये ए लिमिटेड के लिए कर रही होगी, ये बी लिमिटेड के लिए भी कर रही होगी, ये सी लिमिटेड के लिए भी कर रही होगी, डी के लिए भी कर रही होगी, ई लिमिटेड के लिए भी कर रही होगी, ऐसे कई सारी एंटिटी के लिए क्या कर रही होगी, पेरोल फंक्शंस कर रही होगी। अब बताओ
अगर इस सीए मोहन की जैसे आपने बोला कि सीए मोहन क्या कर ले, एक्स पेरोल लिमिटेड के यहाँ पे चला जाए, वहाँ पे कंट्रोल्स की चेकिंग कर ले। अगर मान लो सीए मोहन की जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, इन सबके ऑडिटर भी इसके यहाँ पे आने लग गए, तो एक्स पेरोल लिमिटेड बेचारी काम कैसे करेगी? इसके यहाँ पे तो पूरे दिन ऑडिटर ही पड़े रहेंगे, कभी ए लिमिटेड का, कभी बी लिमिटेड का, कभी राम लिमिटेड का, कभी जेड लिमिटेड का, तो इस कारण से काम ही नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक्स पेरोल लिमिटेड क्या करती है, इस वजह से एक्स पेरोल लिमिटेड क्या करती है, एक सीए को अपॉइंट करती है, उसे क्या बोला जाता है, सर्विस ऑडिटर। क्या करती है, सीए को अपॉइंट करती है, उसे क्या बोला जाएगा, सर्विस ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। और उसका काम क्या होता है, ये सर्विस ऑडिटर करके क्या देगा, ये सर्विस ऑडिटर करके क्या देगा, ये सर्विस ऑडिटर इस एक्स पेरोल लिमिटेड के कंट्रोल्स पे एश्योरेंस देगा। क्या करेगा, ये सर्विस ऑडिटर एक्स पेरोल्स के जो कंट्रोल्स है उन पे एश्योरेंस देगा। देखो ये लिखा है फॉर एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल। क्या करेगा, ये सर्विस ऑडिटर एक्स पेरोल लिमिटेड के कंट्रोल्स पे एश्योरेंस देगा। किसको देगा, ये एश्योरेंस किसको देगा, क्या एक्स पेरोल लिमिटेड को देगा, क्या इसको नहीं देगा, किसको देगा, इस सीए मोहन को और इस राम लिमिटेड को देगा। किसको देगा, इस सीए मोहन को, इस राम लिमिटेड को, इसको एश्योरेंस देगा। तो अब ये जो सर्विस ऑडिटर है, ये जो सर्विस ऑडिटर है, इसको काम कैसे करना और क्या क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये कहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है SAE 3402 में। ये कहाँ पे बताया गया है, SAE 3402 में। फिर आप बोलोगे सर सीए मोहन इसको काम करना होता है, तो ये कहाँ पे बताया हुआ है, ये बताया हुआ है SAE 402 में। SAE 402 में बताया गया है कि ये सीए मोहन को कैसे काम करना है, और SAE 3402 में बताया गया है कि सर्विस ऑडिटर को काम कैसे करना है। तो अभी हम यही देखने जा रहे हैं कि सर्विस ऑडिटर को काम कैसे करना है, ये हम देखने जा रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बार फालतू उठा दूँ। अब देखो, जहां पे ये जो राम लिमिटेड है, ये क्या कर रही है, अपने पेरोल फंक्शन आउटसोर्स कर रही है। इसे क्या बोला जाता है, यूजर एंटिटी बोला जाता है। सीए मोहन को क्या बोला जाता है, यूजर ऑडिटर। इस राम लिमिटेड के ऑडिटर को क्या बोला जाता है, यूजर ऑडिटर। और ये जो एक्स पेरोल लिमिटेड है, जिसका काम आउटसोर्स किया जा रहा है, राम लिमिटेड क्या कर रही है, एक्स पेरोल लिमिटेड को अपना काम आउटसोर्स कर रही है। तो इस एक्स पेरोल लिमिटेड को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखना, इसे क्या बोला जाएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये बार बार काम आएगा हमारे इस स्टैंडर्ड के अंदर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका ऑडिटर होता है एक्स पेरोल लिमिटेड का, इसे क्या बोला जाता है, सर्विस ऑडिटर। और हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं कि सर्विस ऑडिटर को काम कैसे करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है, जिसको काम आउटसोर्स किया गया है, मतलब एक्स पेरोल लिमिटेड। अब आ जाओ हमारे स्टैंडर्ड पर। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक में ये बात लिखी गई है जो मैंने आपको बताई है, सारी की सारी वही बातें लिखी हैं, तो रीड कर लेना। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस ऑडिटर का काम क्या क्या है। अभी आप बोलोगे सर कंट्रोल चेक करना, तो वो तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बताया था। तो अब समझो डिटेल में काम क्या है इसका। टू ऑब्टेन एश्योरेंस अबाउट क्या, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो किसकी बात हो रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्स पेरोल लिमिटेड की। तो इसका काम क्या है, सर्विस ऑडिटर का काम क्या है, बताओ क्या काम करना है इसको। टू ऑब्टेन एश्योरेंस किस रिगार्डिंग, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम। आप बोलोगे सर ये क्या लाइन आ गई, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, ये क्या लाइन। तो इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्विस ऑडिटर को क्या काम करना है, इसको ये चेक करना है कि ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्स पेरोल लिमिटेड है, जो अपनी एक्स पेरोल लिमिटेड है, उसने क्या कर रखा है, उसका जो भी सिस्टम है काम करने का, जो भी सिस्टम होता है ना काम करने का, कि कैसे काम करती है, उसका वो क्या करती है, डिस्क्रिप्शन बनाती है। एक्स पेरोल लिमिटेड क्या करना पड़ता है इनका अपने जो भी सिस्टम होता है काम करने का, उसका डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है पूरा की पूरा। तो वो जो डिस्क्रिप्शन बनाया है वो फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें उन्होंने कुछ फालतू में हवा में बातें तो नहीं लिख रखी। तो ये इसको चेक करना होता है। अभी सिस्टम, आप बोलोगे सर ये एक्स पेरोल लिमिटेड अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बनाती क्यों है, तो देखो जो राम लिमिटेड थी हमारे एग्जांपल में, राम लिमिटेड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये राम लिमिटेड ऐसे ही एक्स पेरोल लिमिटेड को काम आउटसोर्स कर देगी क्या, हवा में। क्या राम लिमिटेड एक्स पेरोल लिमिटेड को हवा में काम आउटसोर्स कर देगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये क्या करेगी, एक्स पेरोल लिमिटेड इसको अपना डिस्क्रिप्शन देगी सिस्टम का, कि हमारा सिस्टम कैसा है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन देगी कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि सैलरी कैलकुलेट करते हैं, ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं, वो जमा कराते हैं, पूरा बताएगी इसमें। और उसके रिगार्डिंग हमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, सारी चीज़ बताएगी। तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, वापस सुनना, जो एक्स पेरोल लिमिटेड अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देगी, क्या करेगी, एक्स पेरोल लिमिटेड अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देगी, उसमें सारी चीज़ बताएगी कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनके लिए हमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं। तो
सर्विस ऑर्डर का सबसे पहला काम तो यही है, ये चेक करना कि इन्होंने एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो भी अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया है वो फेयरली प्रेजेंट तो है ना, वो सही सही तो दिया ना। ये है पहला काम, ये सबसे पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या है, देखो एकदम सिंपल सा काम है। अब तो ये चेक करना जो भी कंट्रोल्स बताए हैं कहाँ पर, स्टेटेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने अपने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन बना के दिया है उसमें जो जो कंट्रोल्स बताए हैं क्या वो वास्तव में लगा भी रखे हैं या नहीं लगा रखे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में झूठ बोल दिया। तो ये भी देखना है कि जो जो कंट्रोल्स बताए हैं किसके अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन में वो वास्तव में लगा भी रखे हैं कि नहीं लगा रखे। और लास्ट काम क्या है कि जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो वास्तव में काम भी कर रहे कि नहीं कर रहे। कि ऐसा तो नहीं कि कैमरा लगा तो रखा है, कैमरा लग तो रहा है लेकिन कैमरा चलता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी चेक करना है। लेकिन जो लास्ट काम है ना, ये तभी करना है जब सर्विस ऑडिटर को बोला जाए, जब सर्विस ऑडिटर को बोला जाए कि क्या दे, टाइप 2 रिपोर्ट दे। तो ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है इसने क्या किया था, सर्विस ऑडिटर को अपॉइंट किया था, किसके लिए, कि कंट्रोल्स पे एश्योरेंस देने के लिए। तो ये ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सर्विस ऑडिटर को बोल सकती है कि तू या तो मुझे क्या दे दे, तू या तो टाइप 1 रिपोर्ट बना दे या टाइप 2, कोई भी रिपोर्ट बना सकती है। टाइप 1 रिपोर्ट भी बना सकती है सर्विस ऑडिटर से, या टाइप 2 भी। तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो रिपोर्ट बोलेगी सर्विस ऑडिटर वही रिपोर्ट बना के देगा। अब आप लोगों से टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, तो ये हम आगे देखने जा रहे हैं। तो देखो इस पे क्या करेगा, रिपोर्ट बना के देगा। ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट बना के देगा। कौन सी रिपोर्ट, या तो टाइप 1 बनाएगा या टाइप 2 रिपोर्ट बनाएगा, या तो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट बनाएगा। कौन, सर्विस ऑडिटर। और टाइप 1 किस बेस पे बनाएगा कि टाइप 1 बनानी, टाइप 2 जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोले, जो भी सर्विस ऑडिटर को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बोलेगी वो बना के देगा। तो टाइप 1 में तो क्या करेगा, टाइप 1 में तो सर्विस ऑडिटर, टाइप 1 में तो ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, सर्विस ऑडिटर। टाइप 1 रिपोर्ट में तो सर्विस ऑडिटर ओनली डिस्क्रिप्शन पे और कंट्रोल्स पे, इसी पर क्या करेगा, इन्हीं पर रिपोर्ट बना के देगा। किस पे, कि जो डिस्क्रिप्शन बना के दिया है किस किस पे देगा, पहले पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पे रिपोर्ट देगा। किस किस पे देगा, ओनली पहले पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। इन दो पॉइंट पर ही कि जो डिस्क्रिप्शन बना के दिया एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सिस्टम का वो फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं, और जो कंट्रोल्स बता रखे हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वास्तव में लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। बस इतना सा काम करेगा। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में सारे काम करेगा, पहला भी करेगा, दूसरा भी करेगा और तीसरा काम भी करेगा। मतलब ये भी बताएगा कि जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं, जो कंट्रोल्स बता रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वास्तव में लगा रखे हैं कि नहीं, और कंट्रोल्स लगा तो रखे हैं लेकिन वो वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ये भी बताएगा। तो ये तीनों काम किस में करेगा, टाइप 2 रिपोर्ट में। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। देखो यही लिखा है, टाइप 1 में तो किस पे देगा, डिस्क्रिप्शन और डिजाइन पे, और टाइप 2 में क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन पे भी देगा रिपोर्ट, डिजाइन पे भी देगा और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी देगा, तीनों पर देगा। तो ये हमने कर लिया टॉपिक कंप्लीट। कौन सा, ऑब्जेक्टिव। अब तो हमने ऑब्जेक्टिव देखा सर्विस ऑडिटर का काम क्या क्या है और रिपोर्ट कौन कौन सी बनाता है वो। अब काम करेगा कैसे वो हम देखने जा रहे हैं। हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विथ। तो इसी में आईसी ने सारी चीजें लिख दी कि उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखना है, कैसे काम करना है, सारी चीजें आईसी ने इसी टॉपिक में डाल दी। अलग से टॉपिक नहीं बनाए कि प्री कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखना है, ऐसे नहीं बनाया। तो देखते जाओ। सबसे पहले उसे देखना है कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, ईमानदारी से काम कर पाऊंगा कि नहीं, ये सारे काम। और उसे क्या करना होगा, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी कंप्लाई करनी होगी। क्लाइंट की जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी नहीं करना है, सारे काम करने होंगे। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर्विस ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर दूसरा क्या देखेगा, एक्सेप्टेंस देखेगा। सर्विस ऑडिटर अब क्या देखेगा कि मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, जो मुझे एंगेजमेंट दी जा रही है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बोला सर्विस ऑडिटर को कि भाई तू क्या कर दे, सीईओ को बोला कि तू क्या कर दे, मेरे कंट्रोल्स पे एश्योरेंस दे दे, यूजर एंटिटी को मेरे कंट्रोल्स पे एश्योरेंस दे दे। तो ऐसे केस में उसे ये देखेगा कि मेरी औकात है कि नहीं इस एंटिटी की ऑडिट करने की, जो सर्विस ऑडिटर है जो कंट्रोल्स की इसको एश्योरेंस देनी है वो मेरी औकात है कि नहीं, वो देखना है इसको कि क्या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी टीम है जो कि क्या कर सके, इस सर्विस एंटिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के कंट्रोल्स पे एश्योरेंस दे सके, ये देखना है। एक्सेप्टेंस देखना है और चेंज इन टर्म्स देखना है। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि पहले बोला था एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने, पहले क्या बोला कि तू टाइप 1 रिपोर्ट दे दे, लेकिन ड्यूरिंग दी एंगेजमेंट बोल दे तू टाइप 2 रिपोर्ट बना दे। तो ऐसे केस में से देखना है कि मुझे अब विड्रॉ करना चाहिए या इसकी बात मान लेनी चाहिए। फिर नेट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। याद करो हम क्या करते हैं ऑडिट के अंदर, कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन डिटरमाइन भी करना होगा इसको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। क्यों, देखो मैनेजमेंट में कई सारे बंदे हैं, टीसीडब्ल्यूजी में भी कई सारे बंदे हैं,
अब इसको देखना होगा सर्विस ऑडिटर को कि मुझे किनके साथ कम्युनिकेट करना है, कंट्रोल्स के रिगार्डिंग मुझे किनके साथ कम्युनिकेट करना है, इस कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन करना होगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी भी डिटरमाइन करनी होगी। मैटेरियलिटी क्यों डिटरमाइन कर रहा है कि इसे क्या चेक करना है, तो इसको 3 चीजें चेक करनी होती है। अगर टाइप 2 रिपोर्ट दे रहा है तो 3 चीजें चेक करनी होती है, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल्स की कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि नहीं, और कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं। तो जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक्स पेरोल लिमिटेड ने जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया वो तो बहुत बड़ा है, तो सारा थोड़ा चेक कर पाएगा, तो उसके लिए मैटेरियलिटी को यूज करेगा। और कंट्रोल्स भी कई सारे हैं, तो कौन से एरिया के कंट्रोल्स चेक करूं, तो उसके लिए क्या करेगा, मैटेरियलिटी को यूज करेगा। और कौन से कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी मैटेरियलिटी को यूज करेगा। इस कारण से मैटेरियलिटी भी डिटरमाइन करेगा। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कैसे काम करना है। सबसे पहले देखना है कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मेरी औकात है कि नहीं, इसको एक्सेप्ट करने की जो एंगेजमेंट आई है, एक्सेप्ट करने की औकात है कि नहीं। फिर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो देखना पड़ेगा कि किसके साथ कम्युनिकेट करना है। और लास्ट अभी हमने क्या देखा, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, जो अभी हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव में, वही चीजें लिखी हुई हैं। क्या करना होता है, ये बताना होता है कि जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक्स पेरोल लिमिटेड ने, वो फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं, कंट्रोल्स डिजाइन है कि नहीं, वो कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तीनों की तीनों यही है। देखो क्या करेगा, रीड करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन का सिस्टम। क्या करेगा, रीड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अपने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन बना रखा है, उसको रीड करेगा और इवैल्यूएट करेगा कि ये फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं। और क्या करेगा, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, कि जो भी कंट्रोल्स क्या कर रखे हैं, एक्स पेरोल लिमिटेड ने जो भी कंट्रोल्स अपने सिस्टम में बता रखे हैं, वो सारे वास्तव में लगा भी रखे हैं या फिर नहीं लगा रखे। और लास्ट क्या करेगा, एविडेंस लेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, कि कंट्रोल्स वास्तव में काम भी कर रहे कि नहीं करे। लेकिन ये वाला काम कब करेगा, तभी करेगा जब इसको टाइप 2 रिपोर्ट के लिए बोला गया। किसके लिए बोला गया, टाइप 2 रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया, तभी करेगा ये काम। तो ये 3 पॉइंट भी हमारे कंप्लीट है, एकदम इजी पॉइंट थे। अब नेक्स्ट देखो, सिंपल सा पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, कि इंटरनल ऑडिटर के काम को मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी एंटिटी होती है उनको क्या करना पड़ता है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। मान लो एक्स पेरोल लिमिटेड एक बड़ी एंटिटी है, जो एक्स पेरोल लिमिटेड है वो एक बड़ी एंटिटी है, उसने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रखा। अब इंटरनल ऑडिटर का काम ही क्या होता है, कंट्रोल्स पे रिपोर्ट बनाना। तो ये देखेगा सर्विस ऑडिटर की क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, ये देखना है। और लास्ट में क्या ले लेनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। क्या ले लेनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि क्या क्या ये प्रोसीजर्स लगाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने देखा लास्ट में कि ये क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मांगेगा। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या क्या लेगा, वो देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या क्या लेगा। तो सबसे पहले सर्विस ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि मुझे तू लिख करके दे कि जो भी तूने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बनाया है, जो भी तूने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बनाया है वो फेयरली प्रेजेंट किया है, सही से बनाया है। ये बोलेगा, क्या बोलेगा सर्विस ऑडिटर मैनेजमेंट को कि तू मुझे लिख करके दे कि तूने जो भी अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बना के दिया है वो फेयरली प्रेजेंट किया है, और तूने मुझे क्या करी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। ऐसे नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छुपा ली, सारी की सारी प्रोवाइड कराई है। और मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू मुझे ये सारी बातें डिस्क्लोज कर। क्या बोलेगा मैनेजमेंट को कि तू मुझे लिख करके दे, तू मुझे लिख करके दे कि तूने मुझे ये सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करी है। ये बोलेगा सर्विस ऑडिटर मैनेजमेंट को। तो क्या क्या लिखवाएगा, तो मैनेजमेंट को बोलेगा सर्विस ऑडिटर कि तुम मुझे लिख करके दे, तूने मुझे वो सारे फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस, तूने मुझे वो सारे के सारे फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोज करे हैं जिनका कि यूजर एंटिटी पर इफेक्ट आ रहा था, कि तूने मुझे वो सारे के सारे फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट किए हैं, डिस्क्लोज करे हैं जिनका इंपैक्ट यूजर एंटिटी पे आ रहा था। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक नॉन कंप्लायंस का एग्जांपल लेता हूं कि एक्स पेरोल लिमिटेड ने क्या किया, एक्स पेरोल लिमिटेड ने क्या किया, टाइम पर पीएफ जमा नहीं करवाया, टाइम पर पीएफ जमा नहीं करवाया। तो इससे क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। ये बताओ पेनल्टी किस पे लगेगी, पेनल्टी लगेगी उस राम लिमिटेड पर। राम लिमिटेड कौन थी, हमारी यूजर एंटिटी थी, इस पे पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए सर्विस ऑडिटर बोलेगा कि अगर ऐसा कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है या ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है जिसका इंपैक्ट यूजर एंटिटी पे आ रहा है, तो तुम मुझे लिख करके दे कि तुम मुझे सारे के सारे ऐसे फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोज करे हैं, ये तुम मुझे लिख करके दे। फिर नेक्स्ट क्या लिखवाएगा, डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स, बोलेगा तुम मुझे लिख करके दे कि जहां पर भी कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी थी, जहां पे तूने कंट्रोल्स नहीं लगा रखे थे, मतलब तूने अपने सिस्टम में तो बता रखा था, सिस्टम का जो तूने डिस्क्रिप्शन दिया था, जो तूने डिस्क्रिप्शन बना रखा था, उसमें तो तूने बता रखे थे कि मैंने ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं, यहाँ पे ये कंट्रोल्स है, उस एरिया में वो कंट्रोल्स है। लेकिन तूने अगर कोई जगह मान ली कंट्रोल्स नहीं लगा रखे थे, स्टेट तो कर रखा था डिस्क्रिप्शन में कि मैंने ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं, वो कंट्रोल्स लगा रखे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ जगह वो कंट्रोल्स थे ही नहीं। तो तू मुझे लिख करके दे, तूने मुझे ऐसे कंट्रोल्स भी डिस्क्लोज करे हैं जो तूने वास्तव में लगा ही नहीं रखे थे। और क्या बोलेगा, तू मुझे लिख करके दे कि अगर कोई जगह कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे और तुझे पता था, तो वो भी तूने मुझे सारी की सारी जगह मुझे क्या करें, डिस्क्लोज करें कि वहाँ पे क्या थे, कंट्रोल्स लगे हुए तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, कंट्रोल्स लगे हुए तो थे, काम नहीं कर रहे थे, और तुझे पता भी है, तो और तूने मुझे वो सारे के सारे डिस्क्लोज करें हैं, तो ये बात भी तू मुझे क्या कर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में दे, लिख करके दे। तो ये सिंपल सी बातें सारी, वही देखो वही बातें क्या क्या मांगे, देखो एक बार
मैं इसको समरी में बताऊं तो डिस्क्रिप्शन का मांगा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि जो भी सिस्टम में का तूने जो डिस्क्रिप्शन बनाया है वो फेली प्रेजेंट है कि नहीं। और किसका मांगा है कंट्रोल्स का कि कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं। और किसका मांगे कि कंट्रोल अच्छे से काम करने हैं कि नहीं। उन चीज़ों का मांग रहा है सारा। क्या करे उन्हीं सब चीज़ों का लिखवा करके मांग रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है। एक दो चीज़ एक्स्ट्रा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं और वो फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस का एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। एक लास्ट और बता देता हूँ इसमें, एनी सब्सिक्वेंट इवेंट डेट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट। मान लो जो सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट दे रहा है वो दे रहा है 31 मार्च के लिए। अब रिपोर्ट तो ऐसे नहीं 31 मार्च को दे देगा, मान लो ये रिपोर्ट दे रहा है 30 अप्रैल को। तो इस बीच जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए, सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से वाले जिनसे कि सर्विस ऑर्डर की रिपोर्ट पे इंपैक्ट आता है। जैसे मान लो मैनेजमेंट ने क्या करा, इस बीच कुछ अच्छे कंट्रोल लगा दिए, अच्छे कंट्रोल लगा दिए, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इसकी रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा। इस कारण से बोलेगा ये सारी चीज़ भी लिख करके दे कि तुमने मुझे सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट सारे के सारे डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो ये भी बोलेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये आपको याद करना है। ये याद क्यों करना है, देखो इसमें स्पेशल लैंग्वेज है कुछ पॉइंट्स की, तो अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे तो हो सकता है इसमें आपके 5 में से 2 नंबर ही आए, इसलिए आपको इसको लर्न करना होगा। इसमें आप एनी 4-5 पॉइंट याद कर लेना, बस सारे ना हो तो इतने कर लेना, एनी 4-5। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंट्रोल सेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, यहाँ पे ये नहीं बता रखा क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर अलग अलग नहीं बता रखा, सीधे बोल रखा बस मॉडिफाइड कब देगा। देखो कब देगा, जब जो डिस्क्रिप्शन है वो फेली प्रेजेंट नहीं है, कंट्रोल्स लगे हुए नहीं है, या फिर कंट्रोल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, या फिर इसको एविडेंस नहीं मिले, कोई भी केस हो जाए, इनमें से कोई भी केस हो जाए, क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा और साथ में क्लियर रीजन भी बताएगा, डिटेल में रीजन भी बताना पड़ेगा कि मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों दिया है, ये भी बताना पड़ेगा। तो इतना सिंपल है मॉडिफाइड ओपिनियन, रीड करोगे याद हो जाएगा, याद तो करना है लेकिन रीड करते ही हो जाएगा, एकदम ईजी है। अब आ जाओ लास्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट में आ जाओ आप। अब रिपोर्ट में पहले सेम वाली देखो, टाइटल, एड्रेसी, फिर आया ओपिनियन, सर्विस ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आया कि जो मैंने एंगेजमेंट करी है कैसे करी है, एज पर ऐसे 3402, जैसे हमें ऑडिट में बताते हैं कि हमने ऑडिट कैसे करी है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, तो वही बता देगा, तो ये भी सेम हो गया। फिर ओपिनियन ये सेम हो गया, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, सारे क्या हो गए सेम। अब आ जाओ लगवा ली। देखो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सिस्टम का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसको भी क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में बताएगा। स्पेशली या तो अलग से पन्ने लगा देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, रिपोर्ट में उसका अनेक्सर दे देगा और बता देगा उसका पेज नंबर कि यहाँ पे जाके देख लो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखो ये अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। नेक्स्ट साफ साफ लिख देगा, रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट दे देगा कि ये जो रिपोर्ट बना रहा हूं मैं ये किसके लिए, ओनली यूजर एंटिटी के लिए और उनके ऑडिटर के लिए, मतलब किसके लिए, राम लिमिटेड और उसके ऑडिटर के लिए, सीए मोहन के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है, और किसी को ये रिपोर्ट नहीं देखनी मेरी वाली, साफ साफ बोल देगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी अलग है, इसमें स्पेशल पॉइंट है इसलिए मैंने इसको अलग बताया। देखो एक ये अलग और ये देखो इसमें स्पेशल पॉइंट है कुछ। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक्सपीरियंस लिमिटेड उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप बोलोगे सर जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बना रही है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है डिस्क्रिप्शन बनाने की, कंट्रोल लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी की है। तो ये दोनों पॉइंट ही हो गए। क्या जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बनेगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कंट्रोल लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो कंट्रोल लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की है। अब 2 पॉइंट और लिखे, क्या लिखा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जो सर्विस बताई कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो वो सारी सर्विस प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की है। भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन बनाया है उसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ बताती है कि हम कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं। तो ये इन्होंने जो सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर बता रखी हैं, जो सर्विस बता रखी हैं, तो सारी सर्विस प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। सारी सर्विस प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंट्रोल्स स्टेट करने की, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कंट्रोल्स बताने की कि हमने कौन कौन से कंट्रोल लगा रखे हैं वो बताने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ये पॉइंट आपको करने हैं। तो ये वाला पॉइंट अलग है, ये आप लर्न भी कर लेना, क्या पता इसे ही पूछ ले अलग से। इसमें 2 तो एकदम ईजी हैं, 2 ध्यान से पढ़ लेना। ये भी लैंग्वेज एकदम ईजी है लेकिन पढ़ने पड़ेंगे आपको। ये सेम है ही, सर्विस ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये देख लिया। अब ये और देखो ये भी अलग है। और क्या बताएगा अपनी रिपोर्ट में, सर्विस ऑर्डर अपनी रिपोर्ट में और क्या बताएगा, जो भी उसने प्रोसीजर्स लगाए ना उसकी समरी बताएगा कि उसने क्या क्या काम किया, उसकी जो भी उसने प्रोसीजर्स लगाई उसकी समरी दे देगा। और क्या बताएगा, एंड अगर वो टाइप 1 रिपोर्ट दे रहा है, अगर
सर्विस ऑर्डर क्या दे रहा है, टाइप 1 रिपोर्ट दे रहा है, तो साफ साफ बता देगा कि मैंने जो कंट्रोल्स हैं उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक नहीं करी, मैंने कि कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक नहीं किया, ये भी बताना पड़ेगा। अगर क्या कर रहा है सर्विस ऑर्डर टाइप 1 रिपोर्ट दे रहा है तो उसको साफ साफ बताना पड़ेगा कि मैंने कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक नहीं किया है, मैंने ये चेक नहीं किया कि जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देख लेना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और एक और है, ये फालतू से है, क्या बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स भी बता देगा अपनी रिपोर्ट में। इसका काम ही क्या था बताओ, सर्विस ऑर्डर का कंट्रोल्स पे रिपोर्ट दे रहा था, एश्योरेंस दे रहा था, तो कंट्रोल्स के बारे में डिटेल में बता देगा कि कंट्रोल्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। और ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में, वहाँ पे हम देखते हैं। तो ये बता देगा कि भाई मैं कंट्रोल पे एश्योरेंस तो दे रहा हूँ, तो लेकिन ये मत समझ लेना कि कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो उसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह होने के चांस नहीं है, कंट्रोल्स अगर अच्छे भी हैं तो भी वहाँ पे फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, लिमिटेशन होती है कंट्रोल्स की भी। फिर लास्ट क्या है, ओपिनियन, और ओपिनियन कैसे जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होती है रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी बता दूँ। ऐसे ही 3402 में क्या होती है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है, यहाँ पे होती है रीजनेबल। ऐसे ही 3400 में क्या थी, मॉडरेट एश्योरेंस थी, उसका रीजन भी बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से चेक कर रहा है, कंट्रोल्स वगैरह अच्छे से चेक करके एश्योरेंस दे रहा है, इस कारण से यहाँ पे क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। तो ओपिनियन कैसे देगा, पॉजिटिव वर्डिंग में। और ओपिनियन क्या देगा, तो ओपिनियन जब पॉजिटिव वर्डिंग में देगा तो क्या लिखेगा, तो ये लिखेगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट है, जो कंट्रोल्स है उन्होंने डिजाइन कर रखे हैं, कंट्रोल्स है वो अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह से लिखेगा। बस ये काम करना है उसको, रिपोर्ट करेगा ना जब पॉजिटिव वर्डिंग में लिखेगा तो इस तरह से लिखेगा कि जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट है, जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट है, जो कंट्रोल्स है वो डिजाइन हो रखे हैं, वो लगा रखे हैं एंटिटी ने, वो कंट्रोल्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, इस तरह से इसको पॉजिटिव वर्डिंग में ओपिनियन देना है बस। तो अगर ऐसे पूछ भी ले कि ओपिनियन कैसे देगा तो आपको यही चीज़ें लिखनी है जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखी है। तो अभी इसमें आपको क्या क्या याद करना है, ऊपर का आपको रीड करना है। वैसे आईसीएस में बेसिक में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटे मोटे स्टैंडर्ड है तो रीड जरूर कर लेना। और ऑब्जेक्टिव ये आपको अच्छे से करना होगा, ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, आप बोलोगे सर इसको याद करना है कि नहीं, तो इसको आपको यहाँ से तो रीड करना है, यहाँ से तो रीड करना है, लेकिन आपको ऐसे 402 से इसको लर्न करना है। कहाँ से, ऐसे 402 से, वहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि वहाँ पे किस तरह से ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देगा, किस तरह से उसमें लैंग्वेज लिखेगा, तो वो ऐसे 402 में है कवर, तो वहाँ से देख लेना। फिर कैसे एंगेजमेंट करेगा ये आपको लर्न करना है। इसमें क्या करना, रीड तो सारे कर लेना, रीड ऑल, लर्न कर लेना 5 to 6 पॉइंट्स, ठीक है, इतना करना आपको, लर्न कितने करने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स, रीड सारे करने हैं प्रोसीजर्स में। फिर आई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये अच्छे से याद करनी है, लेकिन कितने पॉइंट्स करने हैं, यानी 4 to 5 पॉइंट्स याद करने हैं, 5 करने हैं, किसी को 5 याद नहीं है 4 कर लेना। फिर मॉडिफाइड ओपिनियन ये याद करना है, लेकिन रीड करते हो जाएगा, इतना इजी मॉडिफाइड ओपिनियन है इसका। फिर रिपोर्ट ये सारी रीड करनी है, बस ये वाला याद कर लेना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या पता इसे पूछ ले गलती से, तो इसको याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड, SAE 3420, ये क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है इसका, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। आ जाओ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। एक कंपनी है, क्या है कंपनी का नाम, हीरो एंड हीरोइन लिमिटेड। क्या है, हीरो एंड हीरोइन लिमिटेड। अब इस एंटिटी ने क्या कर रखा है, हीरो एंड हीरोइन लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं 31 मार्च 2025 के लिए, मतलब 4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या कर रखे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं, और उनकी ऑडिट भी करवा रखी है, इनकी ऑडिट भी हो रखी है। तो मैं बता देता हूँ अभी हम क्या समझने जा रहे हैं कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये समझने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, हीरो एंड हीरोइन लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं और इनकी ऑडिट भी हो रखी है, इनकी ऑडिट भी हो रखी है। लेकिन क्या हुआ, इसके 5 महीने बाद ही 31 अगस्त 2025, 5 महीने बाद ही एक कांड हो गया। क्या कांड हुआ, इसमें हीरो एंड हीरोइन लिमिटेड में जो हीरोइन थी ना, ये क्या हो गई, डीमर्ज हो गई, ये भी छोड़ के चली गई, हीरोइन छोड़ के चली गई, ये डीमर्ज हो गई। क्या हुआ, 5 महीने बाद एक कांड हो गया, हीरोइन छोड़ के चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 20 दिन बाद ही 20 सितंबर को ही 20 सितंबर को ही क्या हुआ, इस एंटिटी ने, हीरो लिमिटेड ने, अब बताओ कौन बचा, जब हीरोइन छोड़ के चली गई तो कौन बचा, ओनली हीरो बचा। तो इस हीरो लिमिटेड ने क्या किए, अपने IPO लाया, शेयर्स इश्यू किए। क्या किए, शेयर्स इश्यू किए। अब जब भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, जब भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो एंटिटी को क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस भी इश्यू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है।
तो बताओ प्रोस्पेक्टस में क्या जाता है? जब प्रोस्पेक्टस देगी एंटिटी, यूजर्स को क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस भी पकड़ाएगी। तो प्रोस्पेक्टस में क्या जाता है? प्रोस्पेक्टस में जाते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से जाएंगे? ये लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के क्या जाएंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएंगे ये प्रोस्पेक्टस के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? अब बताओ, यूजर्स के पास ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहे हैं, जब यूजर्स इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो उनके पास वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे ही यूजर्स इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कौन से? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, इसमें हीरो एंड हीरोइन दोनों का डाटा इंक्लूड है। इनके अंदर तो बोथ हीरो और हीरोइन दोनों का डाटा इंक्लूड है। बोथ हीरो एंड हीरोइन दोनों का क्या है? दोनों का ही डाटा इंक्लूड है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हीरोइन छोड़ के चली गई उसकी एसेट्स, उसकी इनकम, लायबिलिटीज वगैरह सब इंक्लूड है। इस कारण से जो यूजर्स हैं वो सही से क्या नहीं कर पाएंगे? डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस कारण से क्या करना पड़ता है? एंटिटी को क्या करना पड़ता है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये सोच करके कि ये जो हीरोइन छोड़ के गई है, ये हीरोइन कब छोड़ के गई है? 5 महीने बाद छोड़ के गई है। अगर ये हीरोइन मुझे पहले छोड़ के चली जाती तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे कैसे बनते? तो उनका इंपैक्ट इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता? उसे बोला जाता है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसे क्या बोला जाता है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो देखो अब बनेगी कैसे परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? देखो बाप कैसे बनेगी, यहाँ पे आओ। देखो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले एंटिटी क्या करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑडिटेड से तो क्या होगा? यूजर गलत डिसीजन लेंगे, उनको ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाने पड़ेंगे। कौन से ईयर के? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ आइटम, कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ असेट्स उठानी पड़ेंगी, कुछ लाइबिलिटीज, कुछ इनकम, कुछ एक्सपेंस। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कुछ असेट्स, कुछ लाइबिलिटी, कुछ इनकम? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं उठाता, कुछ उठाना है। और कौन सी उठानी है? एज पर सेबी गाइडलाइंस। ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनती है ना, ये एज पर सेबी रेगुलेशन बनती है। तो सेबी की जो भी गाइडलाइंस है उस अकॉर्डिंग एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? असेट्स वगैरह उठानी पड़ेंगी। और फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करनी होंगे। फिर इसमें क्या करनी होंगे? एडजस्टमेंट। अब बताओ क्या एडजस्टमेंट होंगे? ये हीरोइन छोड़ के जा रही है, और हम क्या मान रहे हैं कि अगर हीरोइन ने मुझे पहले ही छोड़ देती तो क्या पोजीशन होती? तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये जो असेट्स वगैरह, इसमें से हीरोइन का जितना भी डाटा है सारा लेस कर देंगे। हीरोइन की जो भी अमाउंट है, हीरोइन के जो भी फिगर्स हैं वो सारे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। असेट्स में से, लाइबिलिटी में से, इनकम में से, एक्सपेंस में से। तो ये हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। ये क्या करने होंगे? लेस करने होंगे। तो लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट फिगर आ जाएगा। अब बताओ ये जो नेट फिगर आएगा, क्या यही परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है? क्या ये परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है? ये तो कैलकुलेशन हुई है। अभी तो कैलकुलेशन हुई है। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस बेसिस पर ये जो नेट फिगर्स आए हैं, बेस्ड ऑन दिस क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को परफॉर्मा बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो जो भी बनाना है वो बनाना पड़ेगा। परफॉर्मा नेट असेट जो भी बनाना है वो बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा? सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सेबी ने जो फॉर्मेट बता रखा है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सेबी ने जो भी डिस्क्लोजर बोल रखे हैं वो देने पड़ेंगे। तो क्या करना है? मैनेजमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाने हैं, उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। इसे नेट फिगर आएगा। फिर नेट फिगर आया वो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? जो फिगर आए उसको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। फॉर्मेट कौन बताएगा? फॉर्मेट बताएगा सेबी बताएगी फॉर्मेट। और सेबी साथ साथ ये भी बताएगी क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ये भी बताएगी। तो मैनेजमेंट को वो डिस्क्लोजर्स भी देने रहेंगे। तो इस तरह से एंटिटी क्या बना देगी? उसको जो भी बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट, P&L बनाना है तो P&L, नेट असेट बनाना है तो नेट असेट स्टेटमेंट, नेट इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो नेट इनकम स्टेटमेंट। और यही क्या कहलाती है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। परफॉर्मा बैलेंस शीट है तो वो भी परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। परफॉर्मा कैश फ्लो है तो वो भी क्या है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या कहलाते हैं? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल में ये होती क्या है। अब इसमें एक दो बातें ध्यान रखना, ध्यान से समझना। ये हमने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए, हमने क्या किया? हमने क्या माना कि अगर ये जो हीरोइन छोड़ के गई है 5 महीने बाद, अगर हीरोइन पहले छोड़ जाती तो ये जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन पे क्या इंपैक्ट आता, ये सोच के तो हमने बनाया है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जब ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? जिस जो इन्फॉर्मेशन उठाई जाती है, जिनमें हमको एडजस्टमेंट करने हैं, जिस चीज में हमको एडजस्टमेंट करने हैं, उसे क्या बोला जाता है? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए गए हैं इसे क्या बोला जाता है? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये बात ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी। अभी हम पढ़ेंगे जब चैप्टर तो बहुत काम आएगी। इसे क्या बोला जाता है? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? परफॉर्मा एडजस्टमेंट। बस अब आ जाओ हमारे स्टैंडर्ड पे।
तो पहले तो वही लिख रखा है बेसिक। अभी देखो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीएफआई। सबसे पहले है मीनिंग। पीएफआई होती क्या है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती क्या है बताओ? तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ये इलस्ट्रेट करती है, जो ये दर्शाती है कि अगर ट्रांजेक्शन है, जिस ट्रांजेक्शन अगर ये ट्रांजेक्शन पहले हो जाती, ये जो हीरोइन छोड़ के गई है अगर पहले छोड़ जाती, तो इसका अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या इंपैक्ट आता, वही होती है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो क्या वर्ड यूज है? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 पे क्या इंपैक्ट आता, वो दर्शाती, तो वो क्या होती है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वापस पढ़ दूं, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पीएफएफआई क्या होती है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि ये इलस्ट्रेट करती है, ये दर्शाती है कि अगर ये जो डीमर्जर हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुई है डीमर्जर वाली, अगर ये पहले हो जाती तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर क्या इंपैक्ट आता, उसे कहते हैं अपन परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गई मीनिंग। तो मीनिंग तो कर लिया। अब है सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस। तो पहला देखो, जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे देंगे? कहाँ देंगे? ऑफर डॉक्यूमेंट में, मतलब प्रोस्पेक्टस में देंगे। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी, कहाँ देंगे? प्रोस्पेक्टस में। फिर ये पॉइंट एक बार छोड़ो, अब नेक्स्ट देखो। अब जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है बताओ कैसे बनाई जाएगी? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करके? एडजस्टमेंट करके। तो ये लिखा है कैसे बनाई जाएगी? अचीव्ड बाय अप्लाइंग परफॉर्मा एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये लिखा है। अब लास्ट देखो, लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि पीएफएफआई जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है डजंट रिप्रेजेंट दी एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये एंटिटी की एक्चुअल पोजीशन को नहीं दर्शा रही, क्योंकि इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन रेडी मर्जर अगर पहले हो जाता तो क्या पोजीशन होती, ये सोच रहे हैं। क्या बताओ एक्चुअल में हुआ था क्या पहले डीमर्जर तो अब हो रहा है, कब हो रहा है? 31 अगस्त को हो रहा है, पहले छोड़ना हुआ था। ये तो हम सोच रहे हैं हो जाता तो क्या होता। इस कारण से परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इसी कारण से परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ये एंटिटी की एक्चुअल पोजीशन को नहीं दर्शाती। इसमें तो हम सोचते हैं कि जो डीमर्जर हुआ है अगर पहले हो जाता तो क्या होता। तो ये भी हमने देख लिया। अब एक पॉइंट मैंने छुड़ाया था पर्पज वाला, ये एकदम फालतू है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ने पूरी की पूरी मीनिंग छाप दी। पर्पज क्या है? ये दर्शाना कि अगर ट्रांजैक्शन पहले हो जाती तो उसका अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या इंपैक्ट आता, वही सेम टू सेम लाइन छाप दिया इसे ने। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? मीनिंग देख ली और सिग्निफिकेंस देखे। सिग्निफिकेंस हमने 3 देखे। एक तो प्रोस्पेक्टस में जाती है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कैसे बनाई जाती है? परफॉर्मा एडजस्टमेंट करके। और तीसरा क्या देखा कि ये एंटिटी की एक्चुअल पोजीशन को नहीं दर्शाती। फिर ये पर्पज इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया, जो कि जिसमें की पूरी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। तो ये आपको याद करना है पूरा। अगर ये आ जाए तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ये याद करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बताओ परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ कौन बनाएगा? मैनेजमेंट ही बनाएगा। प्रैक्टिशनर को नहीं बनाना, जो सी है वो नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? मैनेजमेंट ही बनाएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? देखो मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या बोला जाता है? रेस्पॉन्सिबल पार्टी बोला जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने की? मैनेजमेंट की। फिर आप बोलोगे सर सीए की क्या जिम्मेदारी है? सीए की क्या जिम्मेदारी है? प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है ये बताना कि जो मैनेजमेंट ने परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना के दी है वो एज पर सेबी गाइडेंस बनाई है ना। तो ये लिखा है देखो यहाँ पे, टू रिपोर्ट वेदर पीएफएफआई इज कंप्लाइड बाय रेस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया मतलब सेबी गाइडेंस, कि सेबी गाइडेंस के अकॉर्डिंग बनाई है ना। ये काम किसका है? प्रैक्टिशनर का। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मैंने क्या बताया? पीएफएफआई बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट बनाएगा कैसे? वो भी ऐसे ने आप लिख दिया स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कंपाइलेशन, कि मैनेजमेंट पीएफएफआई बनाएगा कैसे। सबसे पहले तो वो क्या करेगा? आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बताओ मैनेजमेंट को क्या चाहिए होती है? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसे क्या करना पड़ेगा? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठानी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट को देखना होगा कि मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाऊं। तो उसे कौन सी उठानी बताओ? फाइनेंशियल ईयर 24-25 को उठानी है, वो भी कौन सी? ऑडिटेड वाली। उसे कौन सी उठानी है? ऑडिटेड वाली उठानी है। ऐसे नहीं कि वो उठा ली फाइनेंशियल ईयर 2021, ये नहीं उठानी। मैनेजमेंट को कौन सी उठानी है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। तो मैनेजमेंट को सबसे पहले तो यही देखना है कि सोर्स क्या है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठानी कौन सी है। सबसे पहले तो यही देखना है कि मुझे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी उठानी है। तो कौन सी उठानी है? ऑडिटेड वाली उठानी है। और अपने एग्जाम्पल में कौन सी उठानी है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाली। और उसके बाद क्या करना है? एंड देखो क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से इन्फॉर्मेशन। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। मैंने क्या बताया था? पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे उसमें से, हम क्या करेंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन ही लेंगे। कैसे लेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन? एज पर सेबी गाइडेंस, जो सेबी ने बता रखे उसके अकॉर्डिंग।
अब जैसे ही इसने ये काम कर लिया मैनेजमेंट ने, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बस एडजस्टमेंट कर देगा। और क्या कर देगा, एडजस्टमेंट करने के बाद फॉर्मेट में डाल देगा और डिस्क्लोजर दे देगा। ये बात लिखी है, क्या करेगा, एडजस्टमेंट कर देगा, एडजस्टमेंट करने के बाद उसको क्या कर देगा, फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देगा और डिस्क्लोजर दे देगा। अब ये कैसे करेगा, फॉर्मेट में प्रेजेंट, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेबी ने जो फॉर्मेट बता रखा है वो, और सेबी ने जो भी डिस्क्लोजर बता रखे हैं वो सारे डिस्क्लोजर दे देगा। इतना सा काम करना है मैनेजमेंट को। तो ये हो गई मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पे क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक, और सिंपल से पॉइंट है एकदम। अब आ जाओ नेक्स्ट, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अब आएगी सीए की बात। सीए को क्या करना है, तो सीए को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट दिया है। एक पॉइंट तो एसक्यूसी1 का दिया है, 3-4 पॉइंट किसके दिया, जो अपन ऐसे 210 में पढ़ते हैं ना, ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशन, वो पॉइंट दिए हैं सेम टू सेम। और 1-2 पॉइंट अलग है, तो वो हम देख लेते हैं, सारे के सारे देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एसक्यूसी1 का दे रखा है। क्या करेगा, सीए देखेगा कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, देखेगा क्या मेरी औकात है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करने की, कि जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने बनाई है वो एज पर सेबी गाइडलाइंस बनाई है कि नहीं, ये एग्जामिन करने की मेरी औकात है कि नहीं। और जो मेरी टीम है उसने, क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, सफिशिएंट टीम है एग्जामिन करने के लिए, वो देखेगा। क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, ये सारी चीज देखेगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्या करेगा, ये हम पढ़ते हैं ऐसे 210 में, ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्कशन, क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके ये डिटरमाइन करेगा कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल तो है ना। अब बताओ 210 में क्या देखता है, उसमें वो पूछता है मैनेजमेंट से कि जो एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल तो है ना, कि तुम पे इंडेक्स, कि अगर तुम पे इंडेक्स लग रहा है तुम इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो बना रहे हो ना, कि भाई तुम इंडेक्स के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो तुम पे इंडेक्स ही तो लगते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि तुम पे एएस लगते हो और तुम इंडेक्स के अकॉर्डिंग बना रहे हो, जैसे होता है ऑडिट के अंदर हम ये बात पूछते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेगा, सीए मैनेजमेंट से पूछेगा कि क्या तुम ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना रहे हो ये एज पर सेबी गाइडलाइन से बना रहे हो ना, ऐसे तो नहीं अपने मन से बना दी, कैसे बना रहे हो, एज पर सेबी गाइडलाइन से बना रहे हो ना, ये पूछेगा, ये पूछेगा। तो ये बात सेम हो गई। फिर देखो और क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। ऑडिट में हम क्या देखते हैं, ऐसे 210 में एग्रीमेंट करता है। क्या बोलता है एग्रीमेंट में, ऑडिट की बात याद दिला रहा हूं मैं, ऐसे 210 में उसमें बोलता है ऑडिटर मैनेजमेंट को कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी है एज पर एफआरएफ वो किसकी, तेरी है, वो मैं नहीं बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तो यहाँ पे भी क्या बोलेगा, जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एज पर सेबी गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तो ये एग्रीमेंट करेगा कि तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी, वो भी कहते एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, मतलब सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तो ये भी सेम हो गया, ये भी हम ऐसे 210 में देखते हैं। फिर नेक्स्ट वहां ऑडिट में ऐसे 210 में क्या एग्रीमेंट करता है बताओ, ऑडिटर बोलता है कि तुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और विद इन द एंटिटी क्या करना पड़ेगा, एविडेंस, मुझे जहां से भी एविडेंस चाहिए एविडेंस लेने देगा, तो मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कुछ भी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि सारी इन्फॉर्मेशन देगा और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, सारी की सारी वही बातें लिखी हैं। तो ये भी ऐसे 210 में हम एज इट इज देखते हैं। अब देखो एक अलग पॉइंट, ये वाला क्या बोलेगा, एग्रीमेंट करेगा कि तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्क्लोजिंग दी एप्लीकेबल क्राइटेरिया। देखो गाइड सेबी गाइडेंस होती है कि क्या बोलती है सेबी गाइडेंस की तुझे क्या करना पड़ेगा, पीएफएफआई में मैनेजमेंट को अपनी परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, मतलब उन्होंने सेबी गाइडेंस यूज किया है, वो बात डिस्क्लोज भी करनी होती है। तो सीए ये बोल देगा मैनेजमेंट को कि तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज करना कि तूने क्या करा है, सेबी गाइडेंस यूज करके परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है। तो ये बात भी तेरे को डिस्क्लोज करनी होगी। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये वैसे डिटेल लेक्चर में समझ पाते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या लिखा है, इफ एंटिटी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है तो क्या होगा। अभी हम क्या देख रहे थे, ऑडिटेड होने चाहिए, क्यों प्रोस्पेक्टस में तो क्या जाते हैं, देखो प्रोस्पेक्टस में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, लेकिन अगर मान लो ये ऑडिटेड ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये क्या करेगा, ये ऑडिटेड ही नहीं है तो क्या करेगा, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ये भी देखना पड़ेगा ये जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट ने उठाई है वो सही भी है कि नहीं, तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस कारण से ये देखेगा कि वो मेहनत मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। अगर इसे लगता है कि वो मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सीए को लगता है कि जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड नहीं है, और से लगता है कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और से लगता है कि मैं कर लूंगा मेहनत तो एक्सेप्ट कर लेगा। बस इतनी सी बात है। तो ये पॉइंट भी मैंने बता दिया आपको, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें आप क्या करना, रीड तो सारे कर लेना, याद कौन से कर लेना जो सेम है ना अपने, जैसे एक तो ये याद कर लेना SQC1 वाला, ये वाला याद कर लेना, और ऑप्टेन एग्रीमेंट में पहला कंपाइलिंग वाला और प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर वाला, ये याद कर लेना। बाकी रीड कर लेना, रीड सारे करने आपको। ये 2 रीड कर लेना, ये वाले, क्योंकि सारे याद नहीं रहेंगे एग्जाम टाइम पे, ये 2 रीड कर लेना। याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर MCQ आया तो सही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, तो क्या क्या बात देखेगा सीए, वो हमने देख लिया।
अब परफॉर्म कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, ये तो हमने देखा कि एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो हमने देखा। तो पहला पॉइंट सबसे पहले तो एसेस करेगा, एसेस वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया आर सुटेबल, कि क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर अभी तो उसने ऊपर ऊपर देखा है कि क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं। देखो ये इस वाले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में कि क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे तो क्या कर रहा था, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहा था सीए, मैनेजमेंट से पूछ रहा था कि तूने सेबी गाइडेंस के अकॉर्डिंग बनाए ना पीएफएफआई, मैनेजमेंट से पूछ रहा था। हो सकता है ना कि मैनेजमेंट झूठ बोल दो, इस कारण से अब क्या करना पड़ेगा इसको, इस कारण से इसी को क्या करना पड़ेगा, अब चेक खुद को भी चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में सेबी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही बनाई है ना, इस कारण से चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या निकाल रहा है, एक तरह से आरएमएम निकाल रहा है दूसरे पॉइंट में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या लेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ हाउ रेस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट ने पीएफएफआई बनाई कैसे, प्रोफार्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे बनवाई, क्या जो मैनेजमेंट ने प्रोफार्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनवाई है क्या वो लल्लू पंजू से बनवाई है या किसी प्रोफेशनल से बनवाई है। अगर मानो प्रोफेशनल से बनवाई है तो वहाँ पे क्या होगी, रिस्क कम होगी, वहाँ पे क्या होगी, रिस्क कम। लेकिन किसी लल्लू पंजू से बनवाई है तो वहाँ पे रिस्क क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेगा, मैटेरियलिटी निकालेगा। तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो मैटेरियलिटी कम रखेगा ताकि ज़्यादा मेहनत कर सके, ज़्यादा चेकिंग कर सके। लेकिन अगर रिस्क क्या है, रिस्क कम है, रिस्क कम है तो मैटेरियलिटी ज़्यादा रखेगा ताकि कम चेकिंग हो। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी देख लिया। अब देखो नेक्स्ट 4 पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट एकदम इजी पॉइंट है, कहाँ पढ़े हमने, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये रे कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट होता है वो कैसे कंपाइल करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो कैसे परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है। तो सबसे पहले तो वो देखता है कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी उठानी है, उसका सोर्स आइडेंटिफाई करता है। फिर वो क्या करता है, सोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। कैसे करनी होती है, एज पर सेबी गाइडेंस एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन सेबी मांगता है। और उसके बाद क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट करने होते हैं, और लास्ट में फॉर्मेट बनाना होता है और डिस्क्लोजर देने होते हैं। ये काम करता है मैनेजमेंट। ये सारी बातें देखो यहाँ पे लिखी है, ये सारी बातें क्या करनी है, सीए को चेक करनी है। क्या चेक करना है उसको, कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठाई गई है वो सही तो उठाई गई है ना, ऐसा तो नहीं कि ऑडिटेड अवेलेबल थी अनऑडिटेड उठा ली। और जो एक्सट्रैक्ट किया गया है वो एज पर सेबी गाइडेंस तो किया है ना, जो एडजस्टमेंट किए हैं वो सही से तो किया है ना, और जो प्रेजेंटेशन वगैरह की गई है वो एज पर सेबी गाइडेंस तो किए है ना। सेम टू सेम बातें आपको मिलेगी, दिखाता हूँ अब आपको मैं यहाँ पे, देखते जाओ एक एक पॉइंट। ऑब्टेन एविडेंस, देखो क्या करेगा ये, एविडेंस लेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सोर्स, कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उठाई गई है वो सही तो उठाई गई है ना, कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की उठाई गई है ना, और ऑडिटेड ही उठाई गई है ना, ये चेक करेगा। फिर चेक करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है वो एज पर सेबी गाइडेंस ही करी गई है ना, कि सेबी ने बोला कि ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो आपको लेनी है, तो वो एज पर सेबी गाइडेंस ही एक्सट्रैक्ट करी गई है ना। और फिर क्या करेगा, एडजस्टमेंट क्या करेगा कि जो एडजस्टमेंट किए हैं वो सही से हुए ना। और फिर क्या करेगा, जो प्रेजेंटेशन है वो चेक करेगा कि जो डिस्क्लोजर दिए जा रहे हैं, जो फॉर्मेट में पीएफआई बनाई गई है वो एज पर सेबी गाइडेंस ही बनाई गई है ना। तो ये चारों पॉइंट एकदम ईजी हैं। अगर आप ये मैनेजमेंट वाला पॉइंट याद कर लोगे, ये कंपाइलेशन वाला याद कर लोगे, तो वो चारों पॉइंट आपको एकदम आराम से याद हो जाएंगे, एकदम आराम से याद हो जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जिसको मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा, परफॉर्मा एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये देखो, रीड अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे हम ऑडिट में करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, और अगर कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी होती है तो वो बता देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन में और पीएफएफआई में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन दोनों में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना, वो चेक करना है। और लास्ट में क्या ले लेना है, लास्ट में क्या ले लेना है, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना है। तो मैनेजमेंट को ये बोलेगा कि तू मुझे लिख करके दे कि तूने जो एडजस्टमेंट है वो अप्रोप्रिएट की है, एज पर सेबी गाइडेंस की हैं, और जो पीएफएफआई बनाई है वो एज पर सेबी गाइडेंस बनाई है। ये बात तू मुझको लिख करके दे, बस इतना सा काम करना है। तो सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब ये टॉपिक बचा है, परफॉर्मा एडजस्टमेंट होते क्या है, परफॉर्मा एडजस्टमेंट होते क्या है, ये देखो आप। तो एडजस्टमेंट होते क्या, वैसे तो मैंने बता ही दिया था आपको डायग्राम में, वो समझाया था स्टार्टिंग में चार्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिख दी, पहले तो फालतू सी लिखी है, पहले एकदम फालतू से लिखी है। वो एडजस्टमेंट जो ये दर्शाते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन पहले हो जाती तो उसका क्या इंपैक्ट आता, मतलब वही डेफिनेशन लिख दी सेम टू सेम। अब लेकिन सेकंड वाली देखो आप, सेकंड वाली देखो क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मा एडजस्टमेंट में क्या होना चाहिए, वो एडजस्टमेंट डेटा नेसेसरी फॉर पीएफएफआई टू बी कंपाइल्ड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, विद एप्लीकेबल एफआरएफ। मान लो जैसे हीरो लिमिटेड डिमर्ज हुई है, उसकी मान लो क्या करनी है, 20 करोड़ की एसेट लेस करनी है, क्या करनी है, 20 करोड़ की एसेट। तो ये जो 20 करोड़ का अमाउंट लिया गया है, ये जो 20 करोड़ का अमाउंट लिया गया है, ये क्या होना चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ ही होना चाहिए। मतलब ये जो क्या कर रहे हैं, अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं 20 करोड़ का अमाउंट निकालने के लिए, वही पॉलिसी का यूज होनी चाहिए, पीएफएफआई के अंदर ही यूज होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आना चाहिए जो 20 करोड़ का अमाउंट है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी ले लिया कि 15 करोड़ ले लिया या 30 करोड़ ले लिया, अपने मन से कुछ नहीं लेना, क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये बात लिखी है यहाँ पे। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो, इसको काम कैसे करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ओपिनियन। तो ओपिनियन या तो क्या होगा, अनमोडिफाइड या फिर मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड बताओ कब जाएगा,
कब जाएगा, इसका काम क्या था, यहाँ पे सीए का काम क्या था, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये बताना कि जो मैनेजमेंट ने परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है वो एज पर एप्लाइड क्राइटेरिया बनाई है कि नहीं। तो अगर मैनेजमेंट ने एज पर सेबी गाइडेंस बनाई है तो क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो ये बात लिखा है, अगर पीएफएफआई एज पर क्राइटेरिया बनाई है तो क्या जाएगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा। लेकिन अब मॉडिफाइड ओपिनियन में ध्यान से सुनो, तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, जब एज पर क्राइटेरिया नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें हैं, यहाँ पे आपको सेबी की रेगुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि सेबी परमिट करता है कि नहीं। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर सेबी ने परमिट कर रखा है, क्या परमिट कर रखा है, अगर सेबी ने परमिट कर रखा है कि अगर परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, सेबी ने बोल रखा है, परमिट कर रखा है कि अगर परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है सीए के द्वारा, उस केस में भी क्या हो सकती है, जो प्रोस्पेक्टस है वो इश्यू हो सकता है। सेबी ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर मान लो सीए ने मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे दिया परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर, उसके बाद भी क्या हो सकता है, आराम से तुम क्या कर सकते हो, बोल रखा है एंटिटी को, आराम से तुम क्या कर सकते हो, अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या कर देगा, सीए बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। वो काम तो करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि भैया गलती सही कर दे, मैनेजमेंट सही नहीं करता तो बिना कुछ सोचे समझे क्या दे देगा, सीधे ही मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। लेकिन दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, अगर सेबी ने परमिट नहीं कर रखा, अगर सेबी ने परमिट नहीं कर रखा, अगर सेबी ने परमिट नहीं कर रखा कि अगर पीएफआई पर, सेबी ने ये बोल रखा कि अगर पीएफआई पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है, सीबी ने ये बोल रखा है कि अगर पीएफएफआई पर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है तो उस केस में तुम अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, उस केस में तुम अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू ही नहीं कर सकते। अगर सेबी ने ऐसा बोल रखा है ना, तो ऐसे केस में क्या करेगा सीए, ऐसे केस में अगर सीए को मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो वो जाके मैनेजमेंट, तो वो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाएगा, रेस्पॉन्सिबल पार्टी के पास, उसके साथ डिस्कस करेगा, उसको बोलेगा ये गलतियां हैं इनको सही कर ले, और अगर तू सही नहीं करता तो क्या होगा, तू तेरा प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर पाएगा, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में क्या करेगा, मान लो मैनेजमेंट ये बोलने के बाद भी गलतियां सही नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो क्या होगा, तो जो देखो ये लिखा है, इफ रेस्पॉन्सिबल पार्टी डजंट मेक नेसेसरी चेंजेस, मना कर देता है चेंज करने से, चीजें सही नहीं करता, तो यहाँ पे सीए क्या कर लेगा, छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पे सीए क्या करेगा, छोड़ के ही चला जाएगा एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन तो दे नहीं सकता, क्योंकि सेबी ने साफ साफ मना कर रखा है, सेबी ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर तुम परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो प्रोस्पेक्टस ही इश्यू नहीं कर सकते। इस कारण से यहाँ पे सीए क्या करेगा, पहले तो जाके मैनेजमेंट को समझाएगा कि भाई देख यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रखी है, इस कारण से तू ये चीजें सही कर दे जो भी गलतियां हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर फिर भी बेकार आदमी है और मानता नहीं है तो सीए यहाँ पे क्या करेगा, छोड़ के ही चला जाएगा। इतना सा लिखा हुआ है। तो एक बार वापस देख लो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, जब मैनेजमेंट एकदम सही से उसने क्या करे हैं, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए हैं, कैसे, एज पर सेबी गाइडेंस। लेकिन अगर उसने सेबी गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाए तो क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन में भी एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या सेबी ने ये बोल रखा है कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मॉडिफाइड ओपिनियन है तब भी एंटिटी आराम से क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है। अगर ऐसा बोल रखा है तो सीए बिना सोचे समझे क्या कर देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। लेकिन अगर सेबी ने बोल रखा है कि अगर परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो आप क्या नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस इश्यू ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में सीए जाएगा, मैनेजमेंट को समझाएगा, भाई तू गलतियां सही कर दे, नहीं तो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं हो सकता, मैं अपना मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है और वो ये बात मानता नहीं है, गलतियां सही नहीं करता, तो सीए क्या करेगा, इस केस में विड्रॉ ही करके जाएगा, सीधे क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा एंगेजमेंट, कोई रिपोर्ट नहीं देगा, कोई ओपिनियन नहीं देगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ओपिनियन वाला भी। तो इसका ओपिनियन ध्यान से पढ़ लेना, मॉडिफाइड ओपिनियन, लैंग्वेज सिंपल सी है लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, रिपोर्ट। तो इसमें सेम बात लिखी है, टाइटल, एड्रेस, रेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक दो पॉइंट अलग है, ये आपको लर्न करनी रहेगी, अभी बाद में बताता हूँ इसको आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखो ये बता देगा कि जो एंगेजमेंट परफॉर्म करी कैसे करी है, ऐसे ही 3420, मतलब ये भी सेम हो गया, जैसे ऑडिटिंग बताते हैं आज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करी है। फिर ओपिनियन देगा तो ये भी सेम हो गया। यहाँ पे यूएम पैरा भी जाएगा, यूएम पैरा कैसे दिया जाता है ये हम कहाँ देखते हैं, ऐसे 706 में पढ़ते हैं, तो वैसे ही सेम वैसे ही देखना है अपन को, यूएम पैरा देना है कि नहीं देना। फिर प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, सारे सेम है। अब अलग वाले देख लो, ये क्या है, ये भी सेम है, रेस्पॉन्सिबल पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखो अलग, एक तो क्या इंट्रोडक्टिव पैरा क्या जाएगा, एक तो इंट्रोडक्टिव पैरा जाएगा, उसमें क्या लिखेगा, आइडेंटिफाई करेगा परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कि वो परफॉर्मा बैलेंस शीट है, परफॉर्मा P&L है, परफॉर्मा नेट इनकम स्टेटमेंट है, परफॉर्मा कैश फ्लो है, परफॉर्मा नेट एसेट स्टेटमेंट है, क्या है वो बताएगा। फिर एडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताएगा कि वो ऑडिटेड हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर के हैं वो बताएगा, पीरियड बताएगा, इस तरह से। और क्या बताएगा, एप्लीकेबल क्राइटेरिया बताएगा कि सेबी गाइडेंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ये सारी चीजें बताएगा। तो इतनी सी बात बतानी है, तो ये रीड कर लेना ये वाला पॉइंट। अब ये वाला आपको याद करना है,
तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये रीड जरूर करना है आपको, और ये जो पॉइंट है ये याद करना है, प्रैक्टिशनर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना कि जो पीएफआई बनाई गई है वो एज पर एप्लाइड क्राइटेरिया बनाई गई है कि नहीं, इस पर ओपिनियन देना। तो देखो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सप्रेस ओपिनियन क्या करना है, ओपिनियन देना कि जो पीएफआई बनाई गई है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया बनाई गई है कि नहीं बनाई गई। अब देखो दूसरा, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये साफ साफ बता देगा सीए कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, किसके लिए, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द ओपिनियन ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड इन कंपाइलिंग पीएफएफआई। इसको समझने के लिए मैं आपको अपना चार्ट दिखाता हूँ। देखो हमारे केस में जो पीएफआई बनाई गई थी, हमारे केस में जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई गई थी वो किसको यूज करके बनाई गई थी, किसको यूज करके बनाई गई थी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके बनाई गई थी जिनकी ऑडिट हो चुकी थी। अब मान लो इस पे ऑडिटर ने क्या ऑलरेडी दे रखा था, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रखा था। तो पीएफआई रिपोर्ट में ये साफ साफ बता देगा सीए कि ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे इन पे मैं अब अपने जो ओपिनियन है वो अपडेट नहीं कर रहा कि पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन था और अब मैं क्वालिफाइड ओपिनियन कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, साफ साफ बोल देगा। तो ये बोल रहा है, ये सेकंड पॉइंट इजी था पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, लास्ट पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नोट प्रोवाइड एनी एविडेंस दैट एक्चुअल आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन एट दैट डेट वुड बी प्रेजेंटेड। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। मतलब ये जो ये साफ साफ लिख देगा रिपोर्ट में, सीए रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा कि ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करी एंटिटी की। देखो ये हमने कहाँ पढ़ी थी, ये बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा कि जो पीएफएफआई है, ये परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये एंटिटी की एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यही बात ये क्या कर रहा है, रिपोर्ट में भी लिख रहा है कि मैं ये एश्योरेंस नहीं दे रहा कि ये जो पोजीशन दिख रही है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ये एक्चुअल आउटकम है, ये एक्चुअल आउटकम नहीं है, इस पर मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा, ये बात भी लिख देगा। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिशनर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। तो इसमें देख लो क्या क्या पढ़ना है आपको। ये मीनिंग और सिग्निफिकेंस आपको याद करना ही है, ये कंपाइलेशन ये याद करना है, बता दिया। और ये आपके आगे भी काम आएगा कि मैनेजमेंट कैसे कैसे कंपाइल करेगा, ये आपके प्रोसीजर्स में भी काम आएंगे पॉइंट। फिर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस ये भी आपको याद करना है। इसमें मैंने क्या बताया वो वाले याद कर लेना, जो आप SQC1 और ऐसे 210 में पढ़ते हो वो याद कर लेना, बाकी रीड कर लेना, तो इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं। फिर प्लानिंग वाले में ये तो पक्का याद करना जो सेम है, जो अपने मैनेजमेंट का काम देखा था कि सोर्स सही से लिया है कि नहीं, जो एक्सट्रैक्शन किया वो सही से किया है कि नहीं, एडजस्टमेंट है वो सही से है कि नहीं, और प्रेजेंटेशन। और बाकी देख लेना आपके अकॉर्डिंग 2-3 और देख लेना, 2 पॉइंट और देख लेना कोई भी। और बाकी रीड सारे करने हैं, रीड सारे करने हैं। याद कितने करने हैं, 5 से 6 पॉइंट याद करने हैं। एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये परफॉर्मा एडजस्टमेंट की डेफिनेशन याद करने के, याद कर लेना। आई चीज एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल सकता है कि ये छोटा सा ये टॉपिक हो गया और एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन और बना देगा, तो इस तरह से पूछ सकता है। लेकिन अगर प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन है ना, प्रोसीजर्स पे, तो आपको ये लिखने की नीड नहीं है परफॉर्मा एडजस्टमेंट की डेफिनेशन। फिर ओपिनियन ये आपको याद करना ही है, यहाँ पे किस में टाइम लगेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन में थोड़ा सा। फिर रिपोर्ट में मैंने बता दिया, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद करना है, बाकी सेम है, एक और अलग है इंट्रोडक्टिव पैरा बस। अब इसमें एक डाउट और आ सकता है आपको कि सर यहाँ पे जो पीएफएफआई का एग्जामिनेशन करेगा जो चाहिए वो ऑडिटर भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पे भी हो सकता है ऑडिटर, कि जो बंदा किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है वही क्या कर सकता है, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी क्या कर सकता है, वो एग्जामिनेशन कर सकता है। यहाँ पर भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे उसको ऑडिटर भी बोल देते हैं कई बार, और कई बार प्रैक्टिशनर भी। तो अगर ऑडिटर ही कर रहा है तो ऑडिटर बोल दिया जाता है इस स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन अगर कोई दूसरे सीए से एंटिटी क्या करवा रही है, पीएफएफआई का एग्जामिनेशन करवा रही है दूसरे सीए से, तो क्या बोल दिया जाता है, प्रैक्टिशनर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ SAE 3420। अब एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ है एडिशनल टॉपिक्स। तो देखो SRE 2400 में, SRE 2400 में, SRE 2410 में और SAE 3402 में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, ये भी आपको देखने हैं। आप बोलोगे सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, अपना एक वीडियो है एडिशनल टॉपिक्स पार्ट 1 के नाम से, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आप जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, SAE SRE SRS। तो ये आपको अच्छे से करनी है एडिशनल टॉपिक्स, और ये मैंने कहाँ पे बताए हैं, एडिशनल टॉपिक्स पार्ट 1 नाम से एक वीडियो है, इसके अंदर बताए हैं। तो आज हमने ये ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, डिटेल में रिविजन कर लिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।